जय हिंद प्यारे साथियों, चंद्रहासनी एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आप सभी का स्वागत है। साथियों, आप सभी को पता होगा कि चंद्रहासनी एकेडमी की तरफ से आप सभी के लिए अंतिम प्रहार नाम से एक टेस्ट सीरीज लाया गया है। जो बच्चे पुलिस की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए यह एक रामबाण साबित होने वाला है। तो साथियों, यदि आप पुलिस की तैयारी कर रहे हैं, खुद को आंकना चाहते हैं, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा। वीडियो में लास्ट तक बने रहिए। आपको बहुत सारे अच्छे अच्छे प्रश्न देखने को मिलेंगे पूरे व्याख्यात्मक हल के साथ। ठीक है, तो चलिए आज का हमारा क्वेश्चन सीरीज स्टार्ट करते हैं। ठीक है, आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए भाई, पहला क्वेश्चन क्या है जी। पहला क्वेश्चन बोल रहा है, पाली के शिव मंदिर का जीर्णोद्धार किसके द्वारा कराया गया। ऑप्शन ए विक्रमादित्य, ऑप्शन बी गोपाल देव, ऑप्शन सी जाजल्य देव प्रथम, ऑप्शन डी जाजल्य देव द्वितीय। तो ये पाली के शिव मंदिर का निर्माण जीर्णोद्धार किसके द्वारा कराया गया था। तो जाजल्य देव प्रथम के द्वारा इसका क्या कराया गया था, जीर्णोद्धार कराया गया था। जबकि इसका निर्माण बाणवंशीय शासक विक्रमादित्य द्वारा इसका क्या कराया गया था, निर्माण। लेकिन जीर्णोद्धार किसके द्वारा कराया गया था, जीर्णोद्धार कराया गया था कलचुरी शासक जाजल्य देव प्रथम। और जीर्णोद्धार कराने के पश्चात इन्होंने, ठीक है, इस मंदिर के मुख्य द्वार पर क्या लिखवा दिया, श्रीमद जाजल्य देवस्य कीर्ति, श्रीमद जाजल्य देवस्य कीर्ति उत्कीर्ण करा दिया। ठीक है, कीर्ति श्रीमद जाजल्य देवस्य कीर्ति क्या करा दिया, उत्कीर्ण करा दिया था। क्लियर है जी। तो ये इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इसका क्या होगा, राइट आंसर होगा। अगला देखिए, खारंग झील का निर्माण किसके शासनकाल में किया गया। तो ये जो खारंग झील है इसका निर्माण ऑप्शन ए जाजल्य देव प्रथम, ऑप्शन बी रत्नदेव द्वितीय, ऑप्शन सी पृथ्वीदेव द्वितीय, ऑप्शन डी जाजल्य देव द्वितीय। तो ये जो खारंग झील है इसका जो निर्माण किया गया था ये पृथ्वीदेव द्वितीय के शासनकाल में किया गया था। जाजल्य देव प्रथम ने क्या किया था भाई, इन्होंने स्वयं के नाम पर जाजल्यपुर शहर बसाया था। जाजल्यपुर शहर जो वर्तमान में किस नाम से जाना जाता है, तो ये जाना जाता है जांजगीर के नाम से, जहां आज भी जाजल्य महोत्सव का आयोजन किया जाता है। और खारंग झील का निर्माण करने वाले व्यक्ति कौन थे, पृथ्वीदेव द्वितीय। आप कमेंट करके बताइएगा पृथ्वीदेव प्रथम ने रतनपुर में कौन से तालाब का निर्माण कराया था। क्लियर है जी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर तीसरा देखिए। ठीक है, गोपाल मिश्र किसके दरबारी कवि थे। ए राज सिंह, बी महाशिवगुप्त, सी इंद्रवंश, डी सरभराज। तो ये जो गोपाल मिश्र हैं ये ऑप्शन नंबर ए राज सिंह के क्या थे, दरबारी कवि थे। किसके दरबारी कवि थे जी, राज सिंह। ठीक है, राज सिंह। गोपाल मिश्र ने जो रचना लिखा है उसका नाम है खूब तमाशा। खूब तमाशा। वास्तव में क्या हुआ, ये जो राज सिंह इनके पुत्र का नाम था विश्वनाथ सिंह। और विश्वनाथ सिंह को जब ये पता चला इनके पिता राज सिंह का जो जन्म है वो नियोग प्रथा से हुआ है, तो इन्होंने आत्मग्लानि से क्या कर लिया था, आत्महत्या कर ली थी। तब राज सिंह ने क्या किया था, अपना जो शासन है वो मोहन सिंह को देने का क्या किया था, वचन दिया था। लेकिन जब राज सिंह की मृत्यु हुई उस समय मोहन सिंह शिकार पे जाया रहता है, तो राज सिंह के चाचा सिरेदार सिंह क्या करते हैं, गद्दी पर बैठते हैं। ऐसे राज सिंहासन के लिए वहां क्या होता है, खूब तमाशे होते हैं। उसी को उन्होंने उत्कीर्ण किया है खूब तमाशा के नाम से। और ये किसके दरबारी कवि थे, तो याद रखिएगा ये राज सिंह के दरबारी कवि थे। महाशिवगुप्त बालार्जुन, ठीक है, महाशिवगुप्त बालार्जुन ये पांडु वंश के सबसे प्रतापी शासक माने जाते हैं। जबकि इंद्रबल पांडु वंश के क्या माने जाते हैं जी, संस्थापक। क्या माने जाते हैं, संस्थापक। और सरभराज ये कौन से वंश के, सरभपुरी वंश के संस्थापक माने जाते हैं। क्लियर है क्या। ठीक है,
और हर वंश में ऐसा कोई ना कोई राजा आता है जो उस वंश का नाम इतिहास में अमर कर देता है। ऐसा ही एक राजा आए थे पांडु वंश में जिनका नाम था महाशिवगुप्त बालार्जुन, जिनके शासनकाल को इतिहास का स्वर्ण काल कहा जाता है। क्लियर है जी? एक मिनट, इसको गेट को बंद करने दीजिए। ठीक है, चलिए अगला देखिए। मराठा काल से संबंधित निम्न कथनों को पढ़िए और सही उत्तर चुनिए। बिंबाजी भोसले जनता में लोकप्रिय थे। बिंबाजी भोसले जनता में क्या थे? लोकप्रिय थे। विठल राव दिनकर जो परगना पद्धति के सूत्रधार कहते हैं। विठल राव दिनकर जो नहीं, ये को होगा, को परगना पद्धति का क्या कहा जाता है? सूत्राधार कहा जाता है। ये सूत्राधार नहीं कहलाते हैं, परगना पद्धति के जो सूत्राधार है ये बिंबाजी भोसले कहलाते हैं। ठीक है, ये कौन कहलाते हैं? बिंबाजी भोसले। जबकि जन्मदाता कौन कहलाते हैं? विठल राव दिनकर। इन्होंने लागू किया था। क्लियर है जी? नीलू पंथ के आक्रमण के बाद, तो ये दो क्या हो गया? गलत हो गया। नीलू पंथ के आक्रमण के बाद रतनपुर मराठों के अधीन हो गया, तो नीलू पंथ के नहीं, ये भास्कर पंथ के आक्रमण के बाद, भास्कर पंथ के आक्रमण के बाद रतनपुर किसके अधीन हो गया? मराठों के अधीन हो गया। सुबह शासन लूट का शासन था। ये क्या है? सही है। ठीक है, चलिए तो 1 और 4 ऑप्शन नंबर डी इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर होगा। क्लियर है क्या? क्लियर है। आगे बढ़ते हैं जी। सूबेदारों के माध्यम से शासन करना क्या कहलाता था? सूबा शासन कहलाता था। जो सूबेदार अधिक टकोली पटाता था उसे यह क्षेत्र जो है ठेके के तौर पर दे दिया जाता था। क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। काकटी वंश की राजधानियों को उनके निर्माण के क्रम में लिखिए, अर्थात कौन सा राजधानी पहले बना। ठीक है, कौन सा राजधानी पहले बना? तो देखिए कौन कौन सा दिया हुआ है? बस्तर, चक्रकोट, मधोनता और जगदलपुर। तो काकटी वंश की जो पहली राजधानी बनी अन्नम देव द्वारा बनाया गया, वो कौन सा था? अन्नम देव द्वारा जो पहला राजधानी बनाया गया वो कौन सा है जी? मघोनता। ठीक है। दूसरा राजधानी पुरुषोत्तम देव द्वारा बनाया गया, पुरुषोत्तम देव द्वारा बनाया गया। दूसरा राजधानी कौन सा था? चक्रकोट। ठीक है, चक्रकोट। तीसरा बस्तर बनाया गया दिक्पाल देव द्वारा, दिक्पाल देव। तो ये कौन सा हो जाएगा? तीसरा। और चौथा कौन सा बनाया गया जी? दलपत देव द्वारा बनाया गया चौथा राजधानी, जो कि जगदलपुर शहर है, जिसे बाद में रुद्र प्रताप देव ने चौराहों के शहर के रूप में विकसित किया। तो ये कौन सा हो जाएगा? चौथा। तो पहला कौन सा आएगा? पहले में कौन सा आएगा? 3। उसके बाद कौन सा आएगा? 2। उसके बाद कौन सा आएगा? 1। उसके बाद कौन सा आएगा? 4। 3 2 1 4। ऑप्शन नंबर सी इसका क्या होगा? राइट आंसर होगा। क्लियर है क्या जी? चलिए अगला देखिए। गांधी जी का धमतरी में प्रथम प्रवास के दौरान उनका स्वागत कहां किया गया था? ए गांधी चौक, बी मकई बंद चौक, सी महावीर चौक या डी बस स्टैंड। ठीक है, तो जब गांधी जी प्रथम बार छत्तीसगढ़ आए थे तो उन्होंने धमतरी की यात्रा की थी, धमतरी के हुसैनपाड़ा के। ठीक है, मकई चौक, कौन सा चौक जी? मकई बंद चौक में उनका क्या किया गया था? स्वागत किया गया था। ठीक है, और भेंट स्वरूप बाजीराव कृदंत जी ने इन्हें 501 रुपए की क्या की थी? थैली भेंट स्वरूप प्रदान की थी। तिलक स्वराज फंड के तहत इन्होंने क्या किया था? यहां से चंदा इकट्ठा किया था। क्लियर है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। अगला देखिए 7वां, रायपुर षड्यंत्र केस की मुखबरी किसने की थी? तो रायपुर षड्यंत्र केस की मुखबरी करने वाले ऑप्शन ए परशुराम सोनी, बी गिरिलाल लोहार, सी शिवनंदन या डी अविनाश। ठीक है, तो इसका राइट आंसर होगा शिवनंदन। ठीक है, इसके जो रायपुर षड्यंत्र केस के नेता कौन थे? तो नेता थे परशुराम सोनी। इनका उद्देश्य क्या था? विस्फोटक सामग्री का निर्माण करना। ठीक है, क्लियर है जी। और इसकी मुखबरी किसने कर दी? शिवनंदन ने कर दी, जिसके कारण ये क्या हो गया? असफल हो गया। ठीक है, आप कमेंट करके बताइए अविनाश संग्राम। ठीक है, अविनाश संग्राम ने किसकी मुखबरी की थी? अविनाश संग्राम ने किसकी मुखबरी की थी? क्लियर है क्या? ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला देखिए, दिए गए कथनों पर विचार कर सत्य कथन का चयन कीजिए। पहला, आर्कियन शहर समूह का निर्माण बेसाल्ट युक्त लावा से हुआ है।
आर्कियन शैल समूह का निर्माण बेसाल्ट युक्त लावा, बेसाल्ट युक्त लावा नहीं, गर्म लावा कि ठंडा होने से हुआ है, तो ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ठीक है, बेसाल्ट युक्त लावा जी ऐसा लावा, बेसाल्ट युक्त जिसमें सिलिका की मात्रा अधिक हो जाती है और जो पृथ्वी के ऊपर आकर जमती है वो कहलाती है बेसाल्ट युक्त लावा। मान लीजिए ये लावा है, ये कंटिन्यू क्या करती है, बाहर आने की कोशिश कर रही है, तो ये क्या होता है, कुछ इसका परत यहाँ पे जम जाता है और कुछ लावा जो बाहर आ जाता है यहाँ पे जमा, वो आर्कियन कहलाएगा। जो बाहर आके जो परत बनाया वो दक्कन ट्रैप कहलाएगा। क्या कहलाएगा, दक्कन ट्रैप। क्लियर है जी, ठीक है। तो इसका निर्माण कैसे हुआ, ये गलत हो जाएगा। अगला देखिए, राज्य में कडप्पा शैल समूह रायपुर सीरीज, चंद्रपुर सीरीज एवं बीजापुर सीरीज के रूप में विस्तृत है। बिल्कुल सही है, ठीक है। ऊपरी कडप्पा और निचली कडप्पा तीन समूह, तीन सीरीज में है, रायपुर सीरीज, चंद्रपुर सीरीज और बीजापुर। बिल्कुल सही है। धारवाड़ शैल समूह का निर्माण आद्य महाकल्प युग में हुआ है। धारवाड़ शैल समूह का निर्माण आद्य महाकल्प युग में हुआ है, यह भी बिल्कुल सही है। आद्य महाकल्प युग में दो, आद्य महाकल्प युग में दो शैल समूहों का निर्माण हुआ है। पहला है आर्कियन जो इसके शुरुआत में बना, और इसके अंत में बनने वाला है धारवाड़। क्लियर है जी, ये सही हो जाएगा। गोंडवाना शैल समूह का विस्तार मध्य छत्तीसगढ़ के साथ साथ उत्तर पूर्व छत्तीसगढ़, मध्य छत्तीसगढ़ के साथ साथ उत्तर पूर्व छत्तीसगढ़ में नहीं, उत्तर पूर्व छत्तीसगढ़ में आपको दक्कन ट्रैप शैल समूह देखने को मिलेगा। तो 1 और 4 क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। बचा कौन कौन सा, 2 व 3 इसके क्या होंगे, राइट आंसर होंगे। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। राज्य में बागवानी फसल के लिए किस प्रकार की मिट्टी उपयुक्त मानी जाती है। तो बागवानी फसल के लिए किस प्रकार की मिट्टी उपयुक्त मानी जाती है। ऑप्शन ए टिकरा, ऑप्शन बी मटासी, ऑप्शन सी भाठा, ऑप्शन डी कछारी। ठीक है, तो ये जो बागवानी फसल के लिए सबसे उपयुक्त मानी जाती है भाठा मिट्टी, जिसे कहा जाता है लेटेराइट मिट्टी, लेटेराइट मिट्टी। ठीक है, टिकरा किसके लिए जी, टिकरा ये मोटे अनाजों के लिए उपयुक्त मानी जाती है, मोटे अनाज के लिए। मटासी जो है क्या के लिए उपयुक्त मानी जाती है, तो ये धान के लिए उपयुक्त मानी जाती है। कछारी जो है अक्सर क्या होती है, ये उपजाऊ मिट्टी होती है, उपजाऊ मिट्टी होती है। पाल कछार और पटपर कछार दो भागों में विस्तृत रहती है। पाल कछार उपजाऊ होती है, किसके कंपेयर में, पटपर कछार के कंपेयर में। क्लियर है क्या, ठीक है। तो ये इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। अगला देखिए, महानदी की सीमांत उच्च भूमि में शामिल पहाड़ी नहीं है। अब नहीं है बोला गया है तो नहीं है को टारगेट कीजिए। झाला पहाड़ आपको देखने को मिलेगा, झाला पहाड़ कहां है, कवर्धा। तो ये कौन सा हो जाएगा, महानदी की सीमांत उच्च भूमि में शामिल है, बिल्कुल। शिशुपाल पर्वत, शिशुपाल पर्वत कहां, महासमुंद, तो ये भी क्या आएगा, महानदी की सीमांत उच्च भूमि में बिल्कुल शामिल है। मुस्की पहाड़ ये जो है चांग भखार देवगढ़ की हिस्सा है भाई, चांग भखार सोनहट तहसील। ठीक है, सोनहट पहाड़ और मुस्की पहाड़ कौन सा, कोरिया, तो ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। चंदेली पहाड़ ये कहां देखने को मिलेगा आपको, चंदेली पहाड़ ये भी महानदी बेसिन में देखने को मिलेगा। तो क्या पूछा है जी, नहीं है पूछा गया है, तो ऑप्शन सी इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर होगा। क्लियर है क्या, आगे बढ़े जी। अगला क्वेश्चन देखिए, दिए गए प्रश्न को ध्यानपूर्वक पढ़कर सही उत्तर का चयन कीजिए। कथन, कबीर धाम, मुंगेली एवं गौरेला पेंड्रा मरवाही न्यूनतम वर्षा क्षेत्र में शामिल किए जाते हैं। कथन बिल्कुल सही है। कारण बताया गया है, मैकल पर्वत बंगाल की खाड़ी से आने वाली मानसून को रोक देती है, जिसके कारण इस क्षेत्र में अपेक्षाकृत कम वर्षा होती है। मैकल पर्वत बंगाल की खाड़ी से नहीं, अरब सागर से आने वाली मानसून को रोक देती है, जिसके कारण इस क्षेत्र में अपेक्षाकृत क्या होती है, कम वर्षा होती है। तो कारण क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। कथन एवं कथन सत्य है किंतु कारण सही है, ऑप्शन नंबर, किंतु एक मिनट, कथन सत्य है किंतु कारण सही है, कारण गलत है होना चाहिए जी, कारण गलत है ऐसे होना चाहिए, तब तो आंसर होगा जी ये ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका क्या होगा, राइट आंसर होगा। जब आपको प्रश्न मिलेगा तो ये सुधर जाया रहेगा। क्लियर है, चलिए अगला देखिए, प्रसिद्ध पुरातात्विक शहर महेशपुर किस नदी के तट पर बसा हुआ है। तो ये जो महेशपुर शहर है ये आपको देखने को मिलेगा ऑप्शन नंबर ए, रिहंद नदी के तट पर।
कन्हार नदी के तट पर आपको देखने को मिलेगा डीपाडी नामक पुरातात्विक स्थल। बनास नदी के तट पर आपको देखने को मिलेगा सीतामढ़ी हरचौका, ठीक है। इसी की सहायक नदी मवई नदी के तट पर है, इसकी सहायक नदी मवई नदी के तट पर। हसदेव नदी के तट पर आपको देखने को मिलेगा कोरबा, चांपा, पीथमपुर, पीथमपुर, ये सब जगह आपको किसके नदी के तट पर, हसदेव नदी के तट पर देखने को मिलेगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं भाई। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है जी, छत्तीसगढ़ औषधीय पादप बोर्ड की स्थापना कब की गई? ऑप्शन ए 4 जुलाई 2001, ऑप्शन बी 28 जुलाई 2004, ऑप्शन सी 4 सितंबर 2001, ऑप्शन डी जुलाई 2009। तो ये जो छत्तीसगढ़ औषधीय पादप बोर्ड की स्थापना कब की गई, तो ये की गई थी 28 जुलाई 2004 को, ठीक है। आप कमेंट करके बताएंगे इसका नया नाम क्या रख दिया गया है, इसका पुनर्गठन किया गया है और इसका नया नाम रख दिया गया है जी, ठीक है। आप उसका नाम कमेंट करके बताएंगे। 4 जुलाई 2001, 4 जुलाई 2001 को छत्तीसगढ़ को, ठीक है, छत्तीसगढ़ को क्या किया गया था, हर्बल स्टेट का दर्जा दिया गया था, जिसके तर्ज पर 4 सितंबर 2001 को, ठीक, छत्तीसगढ़ का राजकीय चिन्ह अपनाया गया, राजकीय चिन्ह अपनाया गया, ठीक है। और जुलाई 2009 में, ठीक है, बिगड़े वनों के सुधार हेतु कौन सी संस्था का गठन किया गया था? आप इसका आंसर कमेंट करके बताइएगा। क्लियर है? चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। घोंघा परियोजना से किस जिले को लाभान्वित किया जा रहा है? तो घोंघा परियोजना से जो जिला लाभान्वित किया जा रहा है उसका नाम है बिलासपुर जिला। कौन सा जिला जी? बिलासपुर जिला। बिलासपुर जिला को घोंघा परियोजना के माध्यम से लाभान्वित किया जा रहा है भाई। रायगढ़ को किससे लाभान्वित किया जा रहा है जी? तो केलो परियोजना के माध्यम से। महासमुंद को जोंक व्यावर्तन परियोजना के माध्यम से, शहीद वीर नारायण सिंह परियोजना के माध्यम से लाभान्वित किया जा रहा है। क्लियर है क्या? अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 15, सुमेलित कीजिए, ठीक है। अच्छा, सुमेलित कीजिए वाला है जी, सुमेलित कीजिए। एक साइड अभ्यारण्य दिया हुआ है, एक साइड स्थापना। भैरमगढ़, सेमरसोत, गुमरदा, बारनावापारा, 1976, 1975, 78 और 83। तो ये जो भैरमगढ़ वन्य जीव अभ्यारण्य है इसकी स्थापना 1983 में की गई थी। कब की गई थी? 1983। भैरमगढ़, पामेड़ और उदयंती की स्थापना। सेमरसोत की स्थापना कब की गई थी? यहाँ 1983 लिखने के बजाय हम इसको क्या लिखते हैं? 4 लिखते हैं, ठीक है जी। सेमरसोत और तमोर पिंगला दोनों की स्थापना की गई थी 1978 में, तो 3 हो जाएगा। गुमरदा वन्य जीव अभ्यारण्य के साथ साथ, ठीक है, बादल खोल और अचानक मार्ग की स्थापना की गई थी 1975 में, जबकि बारनावापारा स्थापित किया गया 1976 में। तो ये क्या हो जाएगा? 4-3-2-1 ऑप्शन नंबर बी इसका क्या होगा? राइट आंसर होगा। क्लियर है जी? अगला देखिए, निम्न में से किस जिले में लोहे के निक्षेप नहीं है? ऑप्शन ए कांकेर, बी कवर्धा, सी कोरिया, डी बालोद। तो लोहे के निक्षेप आपको कहां देखने को नहीं मिलेंगे? आपको कोरिया में देखने को नहीं मिलेंगे, यहां आपको कोयले के निक्षेप देखने को मिलेंगे। कांकेर में आपको देखने को मिलेगा कौन सा? तो एक सबसे फेमस है, ठीक है, जहां वर्तमान में भिलाई स्टील प्लांट को क्या किया जा रहा है? लौह अयस्क की आपूर्ति की जा रही है। लड़ावघाट, हाहा लदी, मेटा बोदली, यारी डोंगरी, भानु प्रतापपुर, ये सब आपको देखने को मिलेंगे लोहे क्षेत्र, ठीक है। कवर्धा में चिल्पी घाटी देखने को मिलेगा, चिल्पी घाटी। यहाँ पे दल्ली राजहरा, डोंडी लोहारा, ये सब देखने को मिलेगा। दल्ली राजहरा और डोंडी लोहारा, ये सब आपको लौह अयस्क क्षेत्र देखने को मिलेंगे। कहां नहीं है बोला गया है? तो कहां नहीं है? कोरिया जिले में नहीं है। क्लियर है क्या जी? अगला क्वेश्चन देखिए भाई। निम्न में से कौन सी परियोजना राज्य के सूरजपुर जिले में प्रस्तावित है? ठीक है, तो सूरजपुर जिले में कौन सा है? इफ्को, बुंजी बुंदेली, पताड़ी और लैंको। तो ये जो इफ्को परियोजना है, इफ्को, ठीक है, इफ्को परियोजना ये कहां प्रस्तावित है? तो ये जो है आपको सूरजपुर जिले में देखने को मिलेगा, ठीक है। किस कहां पर देखने को मिलेगा? सूरजपुर जिले में, ठीक है जी। ये इफ्को और
प्लस, ठीक है। राज्य सरकार द्वारा संयुक्त रूप से इसका क्या किया जा रहा है, निर्माण किया जा रहा है, जिसकी क्षमता 1320 मेगावाट होगी, ठीक है। ये बूंदी बुंदेली परियोजना कहाँ है जी, तो ये आपको देखने को मिलेगा कोरिया में। पताड़ी ताप विद्युत परियोजना कहाँ देखने को मिलेगा, आपको देखने को मिलेगा कोरबा में, ठीक है। एक मिनट, पताड़ी ताप विद्युत परियोजना जांजगीर चांपा जी। लैंको परियोजना कहाँ है, तो ये आपको कोरबा में देखने को मिलेगा। क्लियर है क्या, ठीक है। आगे बढ़े, अगला देखिए, सुमेलित कीजिए औद्योगिक क्षेत्र और जिला, ठीक है। एक साइड औद्योगिक क्षेत्र दिया हुआ है, एक साइड जिला दिया हुआ है। बनगांव कौन से जिला का औद्योगिक क्षेत्र है, तो बनगांव आपको देखने को मिलेगा जसपुर जिला चौथा में। बेल टुकरी गरियाबंद 3, ठीक है। टेडेसरा कहाँ का है, तो टेडेसरा राजनांदगांव का है भाई, ठीक है। खैरा का कौन सा है, तो खैरा आपको देखने को मिलेगा बेमेतरा का। टेडेसरा, पवनतला, विजयतला, महरूम कला, महरूम खुर्द, इंदावनी और टेडेसरा, ये सब राजनांदगांव के क्या है, औद्योगिक क्षेत्र हैं। तो क्या हो जाएगा, 4 3 2 1, 4 3, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा, 4 3 2 1, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 19। 19 दो बार हो गया क्या जी, हाँ 2 बार हो गया, चलिए इसको सुधरवा देंगे भाई। 19 दो बार हो गया है। अगला 19, सत्य कथन का चयन कीजिए, ठीक है। एसीसीएल की स्थापना 1987 में हुई। एसीसीएल की स्थापना 1987 में नहीं हुई, 1985 में हुई थी, ठीक है। 1985 में, कहाँ, बिलासपुर में। इसका मुख्यालय कहाँ है, बिलासपुर में है। एसीसीएल का प्रमुख कार्य कोयला उत्खनन करना है, ये सही है, जबकि ये क्या है, गलत है। कोयला उत्खनन करना बिल्कुल सही है। बाल्को की स्थापना 1975 में जापान एवं अमेरिका के सहयोग से, तो याद रखना ये रूस एवं हंगरी के सहयोग से इसकी क्या की गई थी, स्थापना की गई थी, ये भी गलत हो जाएगा। बाल्को का मुख्य कार्य एल्यूमिनियम निर्माण करना है, ये बिल्कुल सही है। तो 2 और 4, 2 और 4, ऑप्शन नंबर सी इसका क्या होगा, राइट आंसर होगा। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। छत्तीसगढ़ के प्रथम संस्कृत महाविद्यालय की स्थापना कब एवं कहां की गई, तो छत्तीसगढ़ का पहला जो संस्कृत महाविद्यालय है, डीएसवी संस्कृत महाविद्यालय, 1955 में रायपुर में स्थापित किया गया था। आप कमेंट करके बताएंगे छत्तीसगढ़ का प्रथम महाविद्यालय कब एवं कहां खोला गया था। क्लियर है। अगला देखिए, द प्रधान नामक पुस्तक के लेखक कौन है, एस.सी. राय, दयाशंकर नाग, श्यामाचरण दुबे या श्याम राव। तो द प्रधान के लेखक कौन है जी, श्याम राव। कौन है, श्याम राव। साथियों ये जो नाम दिए गए हैं, ठीक है, ये जो नाम दिए गए हैं, जैसे श्यामाचरण दुबे द बिरहोर, ठीक है, द बिरहोर। ऐसी आप कमेंट करके बताएंगे एस.सी. रॉय, ठीक है, एस.सी. राय और दयाशंकर नाग किस पुस्तक के लेखक हैं। सभी जो हैं राइटर हैं किसी न किसी जनजाति के पुस्तक के, तो आप कमेंट करके बताएंगे इनका नाम। क्लियर है। अगला देखिए, गोल गधेड़ो नृत्य किस जनजाति में प्रचलित है, ऑप्शन ए मुरिया, ऑप्शन बी कोरकू, ऑप्शन सी मुंडा, ऑप्शन डी भील। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी भील। गोल गधेड़ो नृत्य एक ऐसा नृत्य होता है जिसमें क्या किया जाता है, भील जनजाति के युवक युवतियां एक जगह इकट्ठा होती, मेले का आयोजन किया जाता है जी, झूला उला सब आता है, मेला लगता है बड़ा सा, साल में एक बार ऐसा होता है इनके यहाँ, ठीक है। और इसमें जो युवक युवतियां रहती हैं, जो शादी योग्य रहते हैं, उन लोग जाते हैं। एक बड़ा सा खंभा गाड़ा जाता है जिसमें क्या करते हैं, लड़के चढ़ते हैं, ठीक है, लड़के चढ़ते हैं। उसमें ग्रीस व्रीस दुनिया भर का जो भी फिसलने वाला पदार्थ रहता है उसको क्या कर दिया जाता है, पोत दिया जाता है। और लड़कियां डंडे से मारती रहेंगी, गोल इकट्ठा बना खड़ा हो जाएंगी, डंडे से मारेंगी, पानी छिड़केंगी और कुछ भी करेंगी, ठीक है। जो खंभा रहता है उसके ऊपर में कुछ झंडा या कुछ भी ऐसा रख दिया जाता है। जो व्यक्ति वहां तक ऊपर तक पहुंच जाता है वो जिस लड़की से चाहे उस लड़की से शादी कर सकता है। यह कहलाता है गोल गधेड़ो पर्व या गोल गधेड़ो नृत्य। क्लियर है जी। गोल गधेड़ो पर्व के दौरान जो घूम घूम कर नृत्य करते हैं वो कहलाता है गोल गधेड़ो नृत्य। अगला देखिए 22, कब बाबा मरही तब बड़ा चुरही हाना के अर्थ का होते। तो कब बाबा मरही तब बड़ा चुरही हाना का क्या अर्थ होता है, कार्य का समय निश्चित करना, कार्य का अनिश्चित होना, बड़ा बनाने के समय हाथ जलना, कार्य का फल प्राप्त ना होना। इसका आंसर आप वीडियो को पॉज कीजिए और पहले कमेंट बॉक्स में दीजिए, ये तो पढ़ने की जरूरत नहीं है, ठीक है।
कब बबा मरहित बरा खाबो, ऐसा आप सुने होंगे। तो इसका क्या होता है जी, कार्य का अनिश्चित होना, कार्य का अनिश्चित होना इसका क्या है, राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, छत्तीसगढ़ी व्यंजन कथीला का स्वाद कैसा होता है, मीठा होता है, खट्टा होता है, नमकीन होता है, तीखा होता है। ये जो कथीला बनाया जाता है इसका स्वाद कैसे होता है, नमकीन होता है। यदि आपने कथीला खाया होगा तो कमेंट करके जरूर बताइएगा ये कैसे बनाया जाता है उसको। अगला देखिए, उरांव जनजाति के संबंध में असत्य कथन, ठीक है, असत्य, यहाँ पर असत्य को टारगेट कर दीजिए भाई, असत्य कथन है। इस जनजाति का मुख्य निवास सरगुजा अंचल है, बिल्कुल सही है। उरांव जनजाति के युवा गृह को धूमकुरिया कहा जाता है, बिल्कुल कहा जाता है। इस जनजाति में कुजूर का अर्थ पंचायत प्रमुख होता है, कुजूर का अर्थ पंचायत प्रमुख नहीं होता है। कुजूर का अर्थ जो है औषधीय पौधा होता है, कुजूर का अर्थ क्या होता है जी, औषधीय पौधा होता है। तो ये क्या हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा और यही पूछा गया है क्या, ऑप्शन डी देखिए, कड़क डंडी इनकी महाकाव्य गाथा है, ये भी बिल्कुल सही है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। क्लियर है। अगला देखिए, हाल ही में छत्तीसगढ़ में पुलिस कमिश्नरी प्रणाली की शुरुआत किस जिले से की गई है। तो छत्तीसगढ़ में पुलिस कमिश्नरी प्रणाली की जो शुरुआत की गई है वो की गई है रायपुर जिले से। कौन से जिले से जी, रायपुर जिले से इसका शुभारंभ किया गया है, जो दुर्ग, राजनांदगांव, बेमेतरा क्षेत्रों में भी चालू किया जाएगा। क्लियर है। आगे बढ़िए भाई, छत्तीसगढ़ को फिजिकल हेल्थ इंडेक्स 2025 में कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है। तो छत्तीसगढ़ को फिजिकल हेल्थ इंडेक्स जो कि स्वास्थ्य के रिगार्डिंग जारी किया जाता है उसमें दूसरा स्थान प्राप्त हुआ है। कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है, दूसरा स्थान प्राप्त हुआ है। क्लियर है क्या जी। छत्तीसगढ़ के प्रथम इतिहासकार किसे कहा जाता है। तो छत्तीसगढ़ के प्रथम इतिहासकार माने जाते हैं बाबू रेवा राम, ठीक है, बाबू रेवा राव इनका वास्तविक नाम है। क्लियर है जी, ठीक है। चलिए अगला देखिए, गढ़बासला चैत्रई मेले का आयोजन कहाँ किया जाता है। ऑप्शन ए कांकेर, ऑप्शन बी नारायणपुर, ऑप्शन सी कोंडागांव, ऑप्शन डी। यदि आप इस क्षेत्र के हैं तो आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। ये जो है गढ़बासला, ये चैत्रई मेले का आयोजन कांकेर जिले में किया जाता है। कौन से जिले में किया जाता है, कांकेर जिले में। अगला देखिए, सूखे लौकी के खोल से निर्मित वाद्य यंत्र है। सूखे लौकी के खोल से कौन सा वाद्य यंत्र बनाया जाता है। ऑप्शन ए गुदुम, ऑप्शन बी अलगोजा, सी टिमकी या डी तमूरा। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी तमूरा। ये जो है सूखे लौकी के खोल से बनाया जाने वाला क्या है, वाद्य यंत्र है। क्लियर है। अगला देखिए, आज का आखिरी क्वेश्चन छत्तीसगढ़ का, इसके बाद भारत आ जाएगा। तो जो इंडियन जीएस के टीचर हैं वो आपको इसका सॉल्यूशन बताएंगे। क्लियर है। अगला क्वेश्चन, छत्तीसगढ़ के राजकीय प्रतीक चिन्ह में अंकन नहीं है। पहाड़ी मैना, साल वृक्ष, वन भैंसा, उपरोक्त सभी। तो छत्तीसगढ़ का जो राजकीय प्रतीक चिन्ह है, ठीक है, इसमें आपको ऐसे ऐसे छत्तीसगढ़ देखने को मिलेंगे। ये किस कलर में है, हरा कलर में है, ठीक है। इसमें क्या का अंकन नहीं है, पहाड़ी मैना, साल वृक्ष, वन भैंसा, तीनों का अंकन नहीं है। अर्थात इसमें क्या देखने को मिलेगा आंसर, उपरोक्त सभी इसका क्या होगा, राइट आंसर होगा। क्लियर है जी, उपरोक्त सभी इसका क्या होगा, राइट आंसर होगा। ये चीज समझ में आया। ये जो राजकीय चिन्ह है, राजकीय चिन्ह है, ये कब अपनाया गया, तो 4 सितंबर 2001 को ये छत्तीसगढ़ का राजकीय चिन्ह लागू किया गया था, घोषित किया गया था, ठीक है। इसमें जो है हरे रंग से 36 किलो को प्रदर्शित किया गया है, जो यह प्रदर्शित करता है कि हमारा राज्य वन संपदा से परिपूर्ण राज्य है, ठीक है। ये जो वृत्ताकार परिधि है ये सतत विकास का प्रतीक है। इसके अंदर जाओगे तो आपको धान की बालियां देखने को मिलेंगी, जो राज्य के कृषि प्रधान होने का द्योतक है। क्लियर है जी, ठीक है, कृषि प्रधान होने का। उसके साइड में आपको नीले कलर में देखने को मिलेगा, ठीक है, नीले कलर में जो क्या का प्रदर्शित करता है, ऊर्जा को प्रदर्शित करता है, ठीक है। अर्थात ऊर्जा संपदा के मामले में हम परिपूर्ण हैं। 3 तिरंगे के कलर में आपको लहराती हुई नदियां देखने को मिलेंगी, जो इस बात का द्योतक है कि हमारा राज्य नदियों के मामले में भी अग्रणी है, ठीक है। और बीच में अशोक स्तंभ और क्या लिखा हुआ, सत्यमेव जयते हुआ लिखा हुआ आपको देखने को मिलेगा। तो साथियों ये रहे छत्तीसगढ़ के 30 क्वेश्चन।
उम्मीद है आपसे क्वेश्चन, यदि आप टेस्ट दिलाए होंगे तो क्वेश्चन बने होंगे, यदि नहीं बन रहे हैं तो क्वेश्चन को अच्छे से आकलन कीजिए। कई बार ऐसा होता है कि बहुत साधारण सा क्वेश्चन जो हमसे एकदम आसानी से बन जाता है, हम एग्जाम हॉल में वो चीज को गलत करके आते हैं। तो ऐसा क्वेश्चन जो आपको आता है उसको बिल्कुल भी गलत नहीं करना है। हम थोड़ा पैनिक हो जाते हैं एग्जाम हॉल में बैठते हैं, तो ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। यदि आपको ज्यादा टेंशन लग रहा है तो एग्जाम हॉल में थोड़ा सा आंख बंद करके ऐसे लंबा सांस लीजिएगा, ठीक है। फिर थोड़ी देर बाद आप नॉर्मल होंगे, फिर क्वेश्चन सॉल्व करना हड़बड़ी में बिल्कुल भी नहीं बनाना है। जहां तक हो सके कोशिश कीजिए मैथ रीजनिंग का जो सिलेबस है उसको बाद में टच करें। शुरू जो है जीएस को बनाना चालू कीजिए, क्योंकि जो आपको जो आता है वो तुरंत बन जाएगा, ठीक है। उम्मीद है आप सबका एग्जाम जो है बेहतर से बेहतर जाएगा। आप सभी जो वीडियो को देख रहे हैं, ठीक है, जिन जिन तक ये वीडियो पहुंचेगा और जो वीडियो नहीं भी देख रहे हैं, ठीक है, उन सबको हमारी पूरी टीम चंद्रहासनी एकेडमी की तरफ से एग्जाम के लिए ऑल द बेस्ट, ठीक। एग्जाम में जाइए तो पूरे अपने आप ऊपर भरोसा रख के जाइए कि आप एग्जाम में बैठ रहे हैं तो आप उस एग्जाम के लायक हैं, ठीक है। और जितना हो सके उतना अच्छा करने की कोशिश कीजिएगा एग्जाम हॉल में, ठीक है साथियों। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़। हेलो टू एवरीवन, सभी को नमस्कार। मैं अभिमन्यु आप सभी का चंद्रहासनी एकेडमी में स्वागत करता हूं। ये अंतिम प्रहार मेगा टेस्ट सेकंड चल रहा है, जिसके जीएस के बारे में चर्चा करेंगे, ठीक है जी। 31 क्वेश्चन क्या बोलता है कि राज्य वित्त आयोग की स्थापना कौन से अनुच्छेद के तहत किया जाता है। तो पहला ऑप्शन क्या है, आर्टिकल 343 के, ठीक है। सेकेंड क्या है, आर्टिकल 243 जे, और सी क्या है, आर्टिकल 243 आई, और फोर्थ क्या है, आर्टिकल 243 डी। तो भैया राइट आंसर क्या होगा, सी, ठीक है। तो 243 आई के तहत क्या होता है, राज्य वित्त आयोग। और बाकी के बारे में देख लेते हैं। जो के क्या रहता है, राज्य निर्वाचन आयोग, इसके तहत किया जाता है, ठीक है जी। जे में क्या रहता है, ऑडिट, लेखा परीक्षक, इसमें लेखा परीक्षक से संबंधित किया जाता है, आर्टिकल 243 जे। ये क्या होता है आपका, वित्त आयोग, राज्य वित्त आयोग। और डी क्या रहता है, एसटी एससी और ओबीसी के लिए क्या है, सीटों में रिजर्वेशन से संबंधित प्रावधान किया गया है, तो सीटों का आरक्षण, ये किसके तहत किया जाता है, डी। चलिए, तो 31 का राइट आंसर क्या होगा, सी। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन देखते हैं 32। इसमें बोला गया है 44वां संविधान संशोधन किनके कार्यकाल में किया गया था। तो ऑप्शन क्या है, राजीव गांधी, इंदिरा गांधी, जवाहरलाल नेहरू और मोरारजी देसाई। तो राइट आंसर क्या होगा आपका, डी, मोरारजी देसाई। तो एक्चुअल में क्या रहता है, इनका कार्यकाल रहता है 1977 से लेकर 79। तो उस समय जितने भी संविधान में संशोधन किया जाता है वो क्या कहलाता है, 44वां संविधान संशोधन, ठीक है जी। और इनका कार्यकाल देखा जाए तो राजीव गांधी का रहता है 1984 से लेकर 1989, ठीक है। जवाहरलाल नेहरू को जानते हो 47 से लेकर 64। और इंदिरा गांधी जी का कार्यकाल रहता है, इसके 2 टर्म रहता है ना, तो एक में रहता है 1967 से लेकर 69 तक, ठीक है। अगर देखा जाए तो कब तक रहता है, 77, और उसके बाद क्या रहता है 80 से लेकर 84। तो इनके समय जो भी संशोधन होता है, खासकर 42वां संविधान संशोधन 1976, तो किसकी बात कर रहे हैं, 44वां। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, मोरारजी देसाई, जनता पार्टी की सरकार रहता है, उसका पीएम रहता है। तो राइट आंसर क्या होगा, 32 का डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 33। हाँ, 33 क्या बोल रहा है, नियंत्रक एवं महालेखक परीक्षक का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है। तो ऑप्शन क्या है, 4 वर्ष, 5 वर्ष, 6 वर्ष, और आपके इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर क्या होगा, सी, 6 वर्ष। तो इसको क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं ना, कंट्रोलर ऑफ ऑडिटर जनरल। ये क्या होते हैं, भारत सरकार के ये मुख्य ऑडिटर होते हैं। जितने भी सरकार के ओर जो खर्चा किया जाता है उनका ऑडिट करने का काम कौन करता है, राज्य और केंद्र का ऑडिट करने वाली संस्था का नाम है कैग, ठीक है जी। और वर्तमान में इसके कैग के अध्यक्ष कौन है, संजय मूर्ति। इसको मैं करेंट में आपको पढ़ाया था। जो भी बच्चे अगर बाय द वे
करंट अफेयर्स नहीं देखे होंगे तो भैया प्ले लिस्ट में जाना, मेगा 1 और मैराथन फर्स्ट और मैराथन 2 पार्ट नाम से क्या है, पूरे साल भर का उसमें करंट अफेयर है। ठीक है जी। और इनकी नियुक्ति कौन करता है, कैग का राष्ट्रपति के द्वारा। तो कार्यकाल एक्चुअल में 2 चीजें रहता है, एक 6 वर्ष रहता है, या 6 वर्ष से पहले अगर उसका 65 साल हो जाएगा तो उसको इस्तीफा देना पड़ता है। तो 6 वर्ष है या 65 वर्ष है। ठीक है जी। तो राइट आंसर क्या होगा, 33 का सी। चलिए 34 क्वेश्चन देखते हैं। हाँ, इसमें बोल रहा है पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित समितियों के संबंध में सत्य है। तो पहला ऑप्शन देखना है, तो स्टेटमेंट देखना है। तुंगन समिति 1988, ये अशोक है ना, अशोक मेहता समिति 1956, बलवंत राय समिति 1970 और राव समिति 1985। तो इसमें से आपको सही कथन को पहचानना है और गलत कथन को छोड़ना है। ठीक है जी। तो सबसे पहले देखते हैं, ये तो सही है, हाँ ये गलत है। जो अशोक मेहता समिति रहता है 1970 रहता है, अब बलवंत राय समिति क्या रहता है 1956। तो भैया 2 और 3 स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। और जिस ऑप्शन में 2 और 3 दिया है उस क्वेश्चन को क्या है, उस ऑप्शन को छोड़ देना है। तो ये गलत हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा और ये 3 है, ये गलत। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी। तो 1 और 4। तो राव समिति 1985, इसमें समझ रहे ना, अगर आपको सही आंसर क्या होगा, ये अशोक मेहता समिति 1970 और बलवंत राय समिति 1956। तो इसलिए राइट आंसर क्या लिया है, सी। तो 34 का राइट आंसर इज ए सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। चलो 35 क्वेश्चन देखते हैं। चलिए 35 क्वेश्चन क्या बोलता है, आपातकाल से संबंधित। ठीक है, आपातकाल से संबंधित निम्न प्रावधान सही है। अपन को सही स्टेटमेंट को देखना है, उसके बाद क्या है, आपको सही आंसर को टिक करना है। यह प्रधानमंत्री के द्वारा जारी किया जाता है। सेकेंड क्या बोल रहा है, युद्ध, बाह्य आक्रमण एवं आंतरिक विद्रोह के आधार पर लगाया जाता है। थर्ड क्या बोल रहा है, सर्वप्रथम राष्ट्रपति शासन पंजाब में लगाया गया था। और उसके बाद फोर्थ स्टेटमेंट क्या बोल रहा है, देश में सर्वप्रथम 27 जून 1975 में आपातकाल लगाया गया था। तो भैया राइट आंसर देखना है, उसके बाद क्या है, आपको सही आंसर को, सही ऑप्शन को सिलेक्ट करना है। तो चलिए देखते हैं क्या होता है। देखिए ये पहला स्टेटमेंट ही गलत है। क्यों, क्योंकि राष्ट्रपति के द्वारा जारी किया जाता है, प्रधानमंत्री उसको सलाह देता है और राष्ट्रपति के द्वारा क्या होता है, जारी किया जाता है। तो भैया जो जो ऑप्शन में पहला है उसको तो डिलीट करना है। दूसरा बिल्कुल 3 टाइप का 3 आधार रहता है, युद्ध के आधार पर, बाह्य आक्रमण और आंतरिक विद्रोह। लेकिन बाद में इसको क्या 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 किया जाता है, 44 अमेंडमेंट में सशस्त्र विद्रोह। तो भी इसको सही माना जाएगा। तो 2 भी सही है। तीसरा सर्वप्रथम राष्ट्रपति शासन कहाँ लगाया था, पंजाब। तो राइट आंसर ये है, क्योंकि सर्वप्रथम क्या होता है, 1951-52 में सबसे पहले पंजाब में राष्ट्रपति शासन लगाया गया था। तो 2 और 3 सही है। चौथा देखते हैं क्या बोल रहा है। अब एक्चुअल में इसमें डेट गलत दिया है, 27 जून दिया है। तो भैया 27 जून नहीं रहता, क्या रहता है, 25 जून। अगर आपको 26 जून भी दिया है, अगर ऑप्शन में अगर कुछ भी नहीं है तो उसको राइट आंसर क्या लगाना है, 26 जून। क्योंकि 12 बजे रात को क्या होता है, डिक्लेयर किया जाता है पहली बार इंदिरा गांधी जी के कार्यकाल में। ठीक है, तो 25 जून रहता है, लेकिन कई जगह 26 दिया तो भी सही। तो ये चौथा गलत है और पहला, तो सभी सही हो ही नहीं सकता, जो सही उसको लगाते हैं। तो इसमें क्या सही हो जाएगा, सी। 2 और 3 क्या है आपका सही। तो राइट आंसर क्या होगा, 35 का सी। आगे बढ़े। चलिए 36 क्वेश्चन को देखते हैं क्या बोल रहा है। हाँ, इसमें बोला है भारत छोड़ो आंदोलन से संबंधित सही कथन है। तो पहला स्टेटमेंट देखते हैं, प्रारंभ 8 अगस्त 1942, नामकरण यूसुफ मेहर अली द्वारा, करो मरो को नारा महात्मा गांधी जी के द्वारा, और आंदोलन का समर्थन भीमराव अंबेडकर साहब ने किया था। तो इसमें सही कथन को देखना है। 1 2 सही है, 2 3 4 सही है, 1 2 3 सही है और चारों सही है। तो पहला देखते हैं ये राइट आंसर। तो पहला तो सही, 8 अगस्त को स्टार्ट किया जाता है ग्वालियर टैंक मुंबई से। ठीक है। दूसरा नामकरण, नामकरण कहने का मतलब जो भारत छोड़ो आंदोलन शब्द की बात करें ना, ये कौन दिया था, यूसुफ मेहर अली के द्वारा। तो ये भी एक्चुअल में राइट है। तीसरा क्या है, करो मरो को नारा महात्मा गांधी। तो देखना कई बच्चे इसमें कंफ्यूजन होते हैं, क्योंकि भारत छोड़ो आंदोलन के समय करो मरो को नारा कौन दिया जाता है, महात्मा गांधी जी के द्वारा।
लेकिन बाकी समय इसका इस्तेमाल कौन करता है? सुभाष चंद्र बोस जी के द्वारा, करो या मरो। तो आजाद हिंद फौज के सैनिकों को बोलता था करो या मरो का नारा देता था। लेकिन भारत छोड़ो के समय कौन करेगा? महात्मा गांधी। तो ये भी आपका राइट आंसर है। चौथा, आंदोलन का समर्थन भीमराव अम्बेडकर ने किया था? नहीं, एक्चुअल में वो समर्थन नहीं करता था, इसलिए ये गलत होगा, क्योंकि इनका क्या किया था? भारत छोड़ो आंदोलन का विरोध किया था भीमराव अम्बेडकर साहब। तो इसलिए चौथा ऑप्शन क्या हो जाएगा? गलत होगा। तो जो सही उसको देखते हैं, पहला चौथा गलत है उसको देखते हैं। चारों सही हो ही नहीं सकता, क्यों? क्योंकि चौथा ऑप्शन क्या है? गलत है। चार आ गया मतलब ये भी गलत है। हाँ, 1 2 3, तो इसमें सही आंसर क्या होगा? सी। ठीक है, तो राइट आंसर क्या होगा? 36 का सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 37। चलिए, ग्राम सभा की बैठक कम से कम वर्ष में कितनी बार आयोजित की जानी चाहिए? 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार और 6 बार। तो राइट आंसर क्या होगा? डी, मतलब 6 बार। एक्चुअल में 4 डेट फिक्स डिसाइड किया गया, जैसे 23 जनवरी हो गया, है ना जी, आपका 14 अप्रैल हो गया, ठीक है, अगस्त में हो गया, ये सब फिक्स किया गया। और एक क्या होता है? जून में, और आपका होता है नवंबर में। तो कुल कितने बार ग्राम सभा का बैठक होना चाहिए? एक साल में 6 बार, ये कंपलसरी है। तो राइट आंसर क्या होगा? 37 इज ए डी। चलिए 38 क्वेश्चन क्या देखते हैं, बोलता है 1857 के विद्रोह के समय भारत के गवर्नर जनरल कौन थे? कब की बात कर रहे हैं? 1857। तो पहला डलहौजी, केनिन, कार्नवालिस, वारेन हेस्टिंग। तो भैया जब भारत सॉरी क्या बोलते हैं 1857 की क्रांति मंगल पांडे के द्वारा की जाती है, तो उस समय भारत के गवर्नर जनरल कौन थे? केनिन। ठीक है जी, तो राइट आंसर क्या होगा? 38 का बी। कार्यकाल देख लेते हैं, इनका क्या रहता है? 1848 से लेकर 56 तक। इनका रहता है 1856 से लेकर 62 तक। ठीक है जी। कार्नवालिस के देख लेते हैं, 1785 से लेकर क्या रहता है? 1785 से 93 तक कार्यकाल की बात कर रहे हो ना। और वारेन हेस्टिंग, ठीक है, इसका रहता है 1772 से लेकर आपका 85 तक। तो अपन किसकी बात कर रहे हैं? 1857 के क्रांति के समय। तो राइट आंसर क्या होगा? बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 39। हाँ, 39 क्वेश्चन क्या बोलता है? गौतम बुद्ध किस क्षत्रिय कुल में पैदा हुए थे? तो शाक्य, यात्रा, कोल्ली, कौशल। तो भैया ये क्या होता है? इनका जन्म क्या होता है? एक क्षत्रिय परिवार में जन्म लेता है, तो कहीं ना कहीं एक क्या होता है? उसका कुल रहता है, अलग अलग कुल होता है ना, जैसे आपका मान लो वंशज होता है या गोत्र होता है, उसी प्रकार कुल। तो ये कौन से कुल से संबंधित रहते हैं? 39 का ये शाक्य कुल के से संबंधित रहते हैं। तो राइट आंसर क्या होगा? 39 का ए। ठीक है, आगे बढ़े 40वां क्वेश्चन। किस योद्धा को 22 युद्धों में जीतने का श्रेय प्राप्त था? सिकंदर लोदी, हेमचंद्र, आदिल शाह, दौलत खान। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? बी। तो हेमचंद्र को भी क्या बोला जाता है? हेमू बोला जाता है ना। क्या बोलते हैं? हेमू। तो हेमू जो रहता है किनका सेनापति रहता है? आदिल शाह का सेनापति रहता है। और पानीपत का कौन सा युद्ध होता है? दूसरा युद्ध होता है 1556 में, 5 नवंबर 1556 के आसपास। हेमू वर्सेस किनका होता है? अकबर। अकबर इसमें जीत जाता है, क्योंकि हेमू की आंख में तीर लगने से क्या होता है? वो घोड़े में बैठा रहता है तो गिर जाता है, और उनके फलस्वरूप क्या होता है? उसका सिर कलम कर दिया जाता है। और एक्चुअल में इसका सेनापति कौन था उस समय? बैरम खान था। ठीक है जी। कौन सा युद्ध रहता है? पानीपत का दूसरा युद्ध, ये हरियाणा के पास का जगह है ना, तो 1556 में होता है। तो राइट आंसर क्या होगा? बी। केवल एक युद्ध हारता है, ये पहला हिंदू शासक रहता है ना। कौन? हेमू। इसको विक्रमादित्य भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? विक्रमादित्य भी बोलते हैं। 22 युद्ध जीत जाता है, लेकिन 23वें युद्ध में क्या होता है? अकबर से पराजित हो जाता है। तो राइट आंसर क्या होगा? 40 का बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 41। 42 क्या, सॉरी 41 क्या बोल रहा है?
ब्लू बेबी डिसीज किसकी अधिकता के कारण होता है? फ्लोराइड, नाइट्रेट, नाइट्राइट, अमोनिया। तो ये क्या होगा? राइट आंसर क्या होगा? बी। जो नाइट्रेट क्या रहता है, ये अधिकतर बच्चों में पाया जाता है ना, नाम है ब्लू बेबी, बेबी मतलब बच्चे। तो जो ऑक्सीजन की कमी के कारण क्या होता है, उनके जो चेहरे और खास के ओंठ वगैरह में क्या होता है? नीला कलर पड़ जाता है। तो किसके क्या होता है? ये नाइट्रेट की अधिकता के कारण होता है। ठीक है जी, ऑक्सीजन कम होगा तो नाइट्रेट की मात्रा अधिक हो जाएगा, और उसके कारण जो बच्चों के चेहरे में रहते हैं, खास के ओंठ एकदम नाजुक रहता है ना, तो इसलिए क्या होता है, वहां पे नीला कलर पड़ जाता है। तो ये किसके कारण होता है? नाइट्रेट के कारण। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 42। हाँ, 42 क्वेश्चन क्या बोल रहा है? निम्न में से कौन सा रबी फसल है? तो पहला चना मटर, सेकेंड है सरसों आलू, थर्ड क्या अरहर मक्का, तीन ही ऑप्शन है ना। और इसके बाद इसका यहाँ पे स्टेटमेंट दिया है, ये कथन वाला स्टेटमेंट यहाँ पे दिया है, उसको पहचानना इसमें से कौन सही है। तो देखिए चना मटर क्या होता है, हम लोग गर्मी के समय बोलते हैं ना, गर्मी मतलब एक खरीफ होता है और एक होता है रबी। तो भैया रबी कब बोलते हैं? खास के नवंबर, अक्टूबर नवंबर के आसपास। तो भैया आप लोग कब बोलते हो चना मटर? 9 अक्टूबर नवंबर के बाद बोलते हो, धान वगैरह कटाई करने के बाद। तो पहला तो सही है। सरसों आलू भी मैक्सिमम उसी टाइम लगाया जाता है, लेकिन जो अरहर मक्का रहता है ये बाद में लगाया जाता है, पहले लगाया जाता है, खास के खरीफ फसल के समय। तो 1 और 2 क्या है आपका? सही है। मतलब राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? सी। ठीक है जी, मतलब 42 को राइट आंसर क्या होगा? सी, क्योंकि तीसरा गलत है। एक चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखें 43वां। हाँ, 43 क्वेश्चन क्या बोल रहा है? जनगणना से संबंधित सेंसस। तो जनगणना के संदर्भ में सही कथन है। तो भारत में जनगणना की शुरुआत लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में हुआ, पहला स्टेटमेंट। सेकेंड स्टेटमेंट क्या बोल रहा है? नियमित जनगणना की शुरुआत लॉर्ड रिपन के समय हुआ। तो स्टेटमेंट दिया ना, केवल एक सही है, केवल 2 सही है, 1 2 सही है, और लास्ट क्या? इनमें से कोई नहीं। तो एक्चुअल में क्या है? दोनों सही है। तो राइट आंसर क्या होगा? 43 का सी, 1 2। तो लॉर्ड मेयो क्या रहता है? उसमें भारत की गवर्नर जनरल रहता है। तो पहली बार क्या होता है? भारत में जनगणना की शुरुआत होता है कि भैया यहाँ पे कितने व्यक्ति हैं, उनको गिना जाता है। कब? 1872 में। तो नियमित जनगणना कहने का मतलब प्रत्येक 10 वर्ष में क्या है? भारत में जनगणना किया जाएगा। जैसे भी अगले कहाँ कब होने वाला है? 2026 में होने वाला है। तो ये कब से स्टार्ट होता है? लॉर्ड रिपन 1881 से। उसके बाद कंटिन्यू हो रहा है प्रत्येक 10 वर्ष में, जैसे 81 हुआ, फिर 91 हुआ, ऐसे कर करके कंटिन्यू होता है। तो दोनों आंसर क्या होगा आपका? सही होगा, 43 का सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 44वां। हाँ, स्टेटमेंट क्या बोल रहा है? सौर मंडल के संदर्भ में सही है। तो पहला स्टेटमेंट क्या बोल रहा है? सौर मंडल में सर्वाधिक उपग्रह वाला बृहस्पति है। सेकेंड स्टेटमेंट क्या बोल रहा है? सबसे अधिक गर्म ग्रह क्या है? शुक्र है। सौर मंडल में सबसे छोटा उपग्रह डिमोस है। तो इसको स्टेटमेंट को पढ़ना है, फिर ऑप्शन को सही लगाना है। तो केवल 1 सही है, 2 सही है, 3 सही है, या तीनों सही है। तो एक्चुअल में क्या है? सर्वाधिक उपग्रह वाला कौन है? बृहस्पति। लगभग इसमें क्या है? 76 के आसपास पाया जाता है ना। सर्वाधिक गर्म ग्रह क्या है? शुक्र। क्योंकि ये सूर्य के नजदीक है, इसलिए शुक्र क्या है? चमकता ग्रह भी कहलाता है। सौर मंडल सबसे छोटा उपग्रह डिमोस और पीबोस होता है ना, डिमोस पीबोस। ये किनका रहता है? ये भी सही है। ये मंगल ग्रह का उपग्रह। उपग्रह उनको बोलते हैं जब दूसरे ग्रह का कोई चक्कर लगाता है, तो उसको बोलते हैं उपग्रह। जैसे पृथ्वी का क्या है? चंद्रमा। चंद्रमा क्या है? पृथ्वी का चक्कर लगाता है। तो राइट आंसर क्या होगा? 44 का तीनों सही है। तो क्या है? डी, 1 2 3 सही है। ठीक है, 44वां सही हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 45। हाँ, इसमें क्या है? सुमेलित नहीं, उसको देखना है। तो इधर क्या दिया है? कुछ दिवस मनाया जाता है, और इधर उसका तारीख दिया है। तो इसमें एक तारीख गलत होगा, उसको चेक करना है। तो विश्व ओजोन दिवस 16 सितंबर। सेकेंड क्या है? विश्व पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल। विश्व वानिकी दिवस 21 मार्च। विश्व जल दिवस क्या है? 22 फरवरी। तो एक्चुअल में ये भी सही है पहला,
ओजोन दिवस कब मनाते हैं? 16 सितंबर। पृथ्वी दिवस कब मनाते हैं? अप्रैल, 22 अप्रैल। वानिकी दिवस, ठीक है, वर्ल्ड फॉरेस्ट्री डे, ये कब मनाते हैं? 21 मार्च। ये भी सही है, लेकिन जो 45वां क्या है, गलत है, जल, क्योंकि जल दिवस कब मनाया जाता है? 22 मार्च, ना कि फरवरी। तो कब मनाते हैं? मार्च में। तो इसलिए गलत आंसर क्या होगा? 45 का बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 46। हाँ, इसमें क्या रहा है? वस्तु एवं सेवा कर दिवस 2025 कब मनाया गया? तो 1 अगस्त, 1 जुलाई, 5 अगस्त, 5 जुलाई। ठीक है जी। तो एक्चुअल में क्या है, सीधा सा मतलब होता है, इसका राइट आंसर क्या होगा? 1 जुलाई। तो भारत में क्या होता है, जीएसटी कब लागू होता है? सर्वप्रथम 1 जुलाई 2017। और इसके फलस्वरूप क्या होता है, उसी तारीख को क्या मनाते हैं? वस्तु एवं सेवा कर दिवस मनाया जाता है। यहां से करंट में क्वेश्चन वगैरह पूछ सकता है। अभी भारत सरकार ने क्या कर दिया है, दर में बदलाव किया गया। अब दर क्या कर दिया? दो टाइप का दर होगा, एक 5% होगा और 18% होगा, क्योंकि दो रेट को क्या कर दिया? खत्म कर दिया है, 12% और 28% को खत्म कर दिया गया है। तो केवल दरों की संख्या कितना है? 2, 5 और 18%। इसलिए अभी देखना, बाइक, मोटर साइकिल, टीवी वगैरह, फ्रिज का क्या हो गया? कहीं ना कहीं उसके प्राइस में कमी हो गया है। तो आप भी जल्दी जाइए भैया, नौकरी वगैरह लगिए, और उसके बाद गाड़ी मोटरसाइकिल लीजिए, क्योंकि अभी 10-12 हजार कम हो गए ना। चलिए नेक्स्ट आंसर क्या देखते हैं, सॉरी नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 47। इसमें बोल रहा है वनडे क्रिकेट में सर्वाधिक कैच लेने वाले भारतीय खिलाड़ी कौन है? तो सचिन तेंदुलकर, रविंद्र जडेजा, विराट कोहली, रोहित शर्मा। तो भैया क्रिकेट लवर लोगों को पता होगा। तो कौन लिया है सर्वाधिक कैच? भारतीय की बात करें ना, भारतीय में विराट कोहली। तो राइट आंसर क्या होगा? 47 का सी। ठीक है जी। अगर पूरे वर्ल्ड में बात की जाए तो शायद महिला जवर्दन ने लगभग 260 से अधिक कैच लिया है, और भारतीय में कौन है? विराट कोहली। ठीक है, तो राइट आंसर क्या होगा? 47 का सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 48। हाल ही में भारत ने किस देश के साथ मिलकर नोमेडिक एलिफेंट 2025 संयुक्त सेना अभ्यास किया? जापान, चीन, फ्रांस, मंगोलिया। तो भैया जो मैं मैराथन का करंट अफेयर का मैं क्या लिया था, लाइव क्लासेस लिया था, तो उनके उसमें क्या इसके बारे में चर्चा किया था। तो किनके साथ होता है संयुक्त अभ्यास? मंगोलिया के साथ। मैं बताया था ना, चीन के पड़ोसी देश क्या, मंगोलिया, इनके साथ क्या होता है? नोमेडिक एलिफेंट 2025 संयुक्त सैन्य अभ्यास होता है। तो राइट आंसर क्या होगा? 48 का आपका डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 49। हाँ, 49 क्वेश्चन क्या बोल रहा है? निम्न में से असंगत की पहचान कीजिए, मतलब कौन सा गलत है? नामदफा राष्ट्रीय उद्यान असम, दक्षिग्राम राष्ट्रीय उद्यान जम्मू कश्मीर, बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान बांदीपुर कर्नाटका, जिम कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान क्या उत्तराखंड। तो देखिए पहला ही तो गलत है। ये क्या है? नामदफे कहाँ है आपका? अरुणाचल प्रदेश में है। ठीक है जी, अरुणाचल प्रदेश। तो इसलिए क्या होगा? ये गलत हो जाएगा। बाकी सही, दक्षिग्राम तो आपको जम्मू कश्मीर मिलता है ना जी। उसके बांदीपुर क्या मिलता है? कर्नाटक में मिल जाएगा। जिम कार्बेट कहाँ मिलता है? उत्तराखंड में। ठीक है, तो बाकी तीनों सही है और पहला बस गलत है। तो 49 का राइट आंसर क्या होगा? ए। चलिए 50वां क्वेश्चन देखते हैं। भारत में जनगणना 2011 के अनुसार सही नहीं है। सही नहीं उसको बोल रहे हैं ना, तो एक स्टेटमेंट गलत है, बाकी सही है। तो पहला, भारत की साक्षरता दर 74.04% है। सबसे कम जनसंख्या सिक्किम, सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति वाला राज्य मध्य प्रदेश, और भारत का लिंगानुपात 1991। तो एक गलत है। देखिए हमारे यहाँ लिटरेसी रेट क्या है? 74%। तो ये राइट आंसर है। सबसे कम जनसंख्या कहाँ है? सिक्किम में है ना, लगभग 10 लाख के आसपास है, ये भी सही है। अनुसूचित जनजाति मतलब एसटी, ये कहां पर? सर्वाधिक मध्य प्रदेश, ये भी सही है। लिंगानुपात गलत है, क्योंकि 991 नहीं, कितना है? 943 है। तो राइट आंसर क्या होगा? 50 का डी। ठीक है, आई होप आपको समझ आया होगा।
ठीक है जी, आपको ढेर सारी शुभकामनाएं, बढ़िया से पेपर देना है ना, एकदम कूल डाउन देना ना, ऐसा नहीं कि भाई तो एकदम फ्रस्ट्रेशन हो गए, डर गए इस क्वेश्चन को। तो जो क्वेश्चन आपको सबसे पहले सरल लगे उसको पहले बनाना है, ठीक है। और आपको एग्जाम 14 सितंबर को पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा के लिए आपको ढेर सारी शुभकामनाएं, साथ में ऑल द बेस्ट, ठीक है जी। चलिए फिर सेशन आज एंड करते हैं ना। हेलो, जय हिंद प्यारे साथियों, मैं रुद्रचंद्रा चंद्रहासनी एकेडमी की इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि आप जान रहे हो कि 14 सितंबर को आपका आरक्षक का मेन पेपर है। उससे जस्ट एक हफ्ता पहले हम मेन पेपर के तर्ज पे एक पेपर सेट किए हैं। उसी पे मैं मैथ का सॉल्यूशन लेकर उपस्थित हूं, जो कि 51 से लेके 70 तक का रहेगा। 20 क्वेश्चन रहेगा। जैसा कि आपके जो सिलेबस है उस पे डिसाइड है कि मैथ्स का 20 क्वेश्चन आएगा, उसी हिसाब से चलिए देखते हैं हम और स्टार्ट करते हैं आज का मैथ्स का पहला क्वेश्चन। चलिए देखिए, एक भाग की क्रिया में भाजक भागफल का 3/5 गुना है और तथा शेष फल का 2 गुना है। यदि शेष फल 10 हो तो भाज्य क्या है? चलिए देख लीजिए भाई, क्वेश्चन में क्या कहा गया है आपका, भाजक क्या है, भागफल का कोई भी जो भाजक है, भाजक वो क्या है, भागफल का 3/5 है और यही शेष फल का क्या है, शेष फल का कितना गुना है, 2 गुना है। क्लियर है। और क्वेश्चन में आपको शेष फल कितना दिया है, 10 दिया है, तो शेष फल की जगह में 10 रख दीजिए। 10 गुणा 3 बराबर 30। मतलब आपको भाजक की वैल्यू मिल गई है, भाजक बराबर कितना है, 30। चलो, भाजक बराबर भागफल इंटू 3/4 है, तो यहाँ पे भाजक 30 बराबर क्या हो जाएगा, भागफल गुणा 3/5। तो यहां से हम भागफल भी निकाल सकते हैं। भागफल बराबर क्या होगा, 30 गुणा 5/3। 3 एकम 3, 3 दहा 30। 10 गुणा 5 बराबर 50। कहने का मतलब आपको भागफल मिल गया और आपको भाजक मिल गया। तो आपको फार्मूला याद है, भाज्य बराबर क्या होता है, भाज्य बराबर होगा आपका भागफल गुणा भाजक प्लस शेष फल। ठीक है। चलिए भाज्य हमको निकालना है, भागफल कितना है आपका 50। चलिए भाजक कितना है आपका 30 प्लस शेष फल कितना है आपका, शेष फल क्वेश्चन में दे रखा है आपको 10। तो ये गुणा करोगे तो हो जाएगा 1500 प्लस 10। तो भाज्य कितना आ जाएगा आपका 1510। यही आपसे पूछा गया था कि इस प्रक्रिया में आपका भाज्य का वैल्यू क्या होगा, भाजक का वैल्यू होगा आपका 1510। चलिए आगे बढ़िए और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 52। क्वेश्चन नंबर 52 है, एक संख्या दिया गया है और बीच का एक जो संख्या वो क्या है, गायब है। कहने का मतलब है अगर ये जो संख्या इस स्थान पे कौन सी संख्या आएगा कि वो संख्या पूरा दिया है वो क्या है, पूर्णतः 3 से क्या हो जाए, विभक्त हो जाए। तो विभाज्यता का नियम आपको जानना चाहिए कि 3 का विभाज्यता का नियम क्या है। तो जितने भी संख्या है सबके डिजिटल सम यदि 3 से विभाजित हो जाता है तो वो संख्या भी क्या होगा, 3 से विभाजित हो जाता है। तो सबको जोड़िए और देखिए कि कितना आ रहा है। और ये अगर सबका सम अगर 3 से विभाजित हो जाएगा तो पूरा संख्या 3 से क्या हो जाएगा, विभाजित हो जाएगा। चलिए यहाँ पे लिख रहे हैं कौन कौन सी संख्या है, 1, 5, 7 और यहाँ पे जो संख्या आएगी वो उसके बाद 2, 3, 4। चलिए जोड़िए, 1 और 5 6, 6 7 13, 13 2 15, 18 और 22। कितना हो रहा है, 22। तो 3 के पहाड़ा पड़िए, 3 में क्या होगा, 24 कटेगा। ठीक है। तो 22 में क्या जोड़ेंगे, 24 हो जाएगा। तो 22 में हम 2 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 24। और ये 24 है जो 3 से क्या हो जाएगा, पूर्णतः विभाजित हो जाएगा। तो इस जो स्टार वाले जगह वहां पे कौन सी संख्या आएगी, तो वहां पे आएगी 2। 2 किसमें है आपके, ऑप्शन बी में है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 53। चलिए देखिए क्या है, किसी संख्या में 4 से भाग देने पर शेष फल 3 प्राप्त होता है। ठीक है। यदि उसे तिगुनी संख्या में 4 से भाग देने पर शेष फल कितना प्राप्त होगा। ठीक है, क्लियर है जी।
चलिए यहाँ पे मान लीजिए कि इस संख्या में 4 से भाग देने पे अगर वह संख्या x है जिसमें हम 4 से भाग देते हैं तो शेषफल कितना प्राप्त होता है, हमको शेषफल प्राप्त होता है 3। ठीक है, और आप जानते हो कि यहाँ पे हम एक बार भाग दे देंगे, माना कि ये क्या है, भाजक है और भागफल का गुणाफल उसके शेषफल के योग के बराबर ये क्या होगा, भाज्य के बराबर होता है। तो क्या होगा, ये भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल। चलिए देखिए यहाँ पे भाज्य क्या है, यहाँ पे भाज्य है x, तो x बराबर क्या होगा आपका, भाजक कितना है 4 आपको क्वेश्चन में दिया है और भागफल हमने लिया है 1 प्लस शेषफल है आपका 3, तो x बराबर आ जाएगा आपका 7। क्लियर है, x बराबर आपका आ गया 7। और क्वेश्चन में क्या कहा गया, उस संख्या से तिगुनी संख्या में अगर x 7 है तो उसका तिगुना कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 21। 21 में 4 से भाग देने पर शेषफल कितना होगा, अगर इसमें 4 से भाग दोगे 4 एकम 4 4 5 6 20, एक ही बचेगा जो क्या होगा, शेषफल होगा। ऑप्शन ए क्या हो जाएगा आपका, सही हो जाएगा। क्लियर है, चलिए अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 54। क्वेश्चन नंबर 54 है, तेल की एक टीन का 4/5 भाग भरा हुआ है। एक तेल का टीन है जिसका 4/5 भाग क्या हुआ है, भरा हुआ है। इसमें से अगर 6 बोतल तेल निकाल लेने पे तथा 4 बोतल तेल डाल देने के बाद इसका 3/4 भाग भरा है तो टीन में कुल कितने बोतल तेल है। क्लियर है, चलिए देख लीजिए क्या होगा। अगर हम मान ले कि जो टीन है उसका कैपेसिटी कितना है, उसका कैपेसिटी क्या है, धारिता कितना है, x है। यदि इस x का 4/5 भाग क्या है, पहले क्वेश्चन में दिया है आपका भरा हुआ है, इसमें से 6 बोतल तेल निकाल लेते हैं, निकालना मतलब माइनस कितना, 6 बोतल तेल निकाल लेते हैं। उसके बाद क्या दिया आपका, 4 बोतल तेल डाल देते हैं, तो प्लस कितना, 4 बोतल तेल क्या कर रहे हैं हम उस टीन में से डाल रहे हैं। इसके बाद कितना भरा हुआ है, 3/4, किसका, उसका कैपेसिटी का कितना बचा है, 3/4, x का 3/4। चलिए क्या हो जाएगा, 4x 5 और इसमें जाएगा तो हो जाएगा -2 बराबर 3x/4। चलिए इसको उधर ले आते हैं तो हो जाएगा 4x डिवाइडेड बाई 5 माइनस 3x डिवाइडेड बाई 4 इक्वल टू 2। चलिए इधर कैल्शियम ले लोगे हो जाएगा 20। ठीक है, तो होगा 5, ये हो जाएगा 5 और 4 चौक 16x माइनस 15x बराबर हो जाएगा आपका 2। ऊपर में बचेगा x, नीचे में आएगा 20 बराबर 2, तो x बराबर आ जाएगा यहाँ पर 40। इसको लिख लीजिए लीटर में। तो उस टीन की कैपेसिटी कितना है, तो है वो 40 लीटर। चलिए देख लीजिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 55। क्वेश्चन नंबर 55 है कि 2 की घात 3 गुणा 2, 3 की घात 5 की घात 3 गुणा 7 की घात 2 ये दिया हुआ है। इसका क्या है आपका म से निकालना है, मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या है आपको निकालना है। कॉमन फैक्टर कहने का मतलब ऐसा जो संख्या है जो दिए गए तीनों संख्या में क्या हो, कॉमन हो, और वो कॉमन क्या हो, सबसे बड़ा हो, वही क्या होगा, इसका HCF होगा। चलिए ध्यान से देखिए, देखिए इसमें क्या है, 3 नहीं है तो 3 तो ऑटोमेटिक कट जाएगा, 3 का कोई मतलब नहीं क्योंकि इसमें कॉमन 3 है नहीं। उसके बाद देखिए 2 का पावर सबसे छोटा किसमें है, ये 2 की पावर 3 है, 2 की पावर 2 है, 2 की पावर 2 है, मतलब 2 की पावर 2 क्या है, इसमें कॉमन है, गुणा। उसके बाद देखिए 5 की घात 3, 5 की घात 2 और इसमें 5, सिंगल 5 का है जो सबसे कॉमन है। उसके बाद देखिए 7 की घात 2, 7 की घात 4 और 7 की घात 3, मतलब 7 की घात 2 क्या है, इसमें कॉमन है, और यही क्या है, इसका HCF है, जो कि हो जाएगा 4 गुणा 5 गुणा 49, तो 5 चौक 20 गुणा 49, मतलब हो जाएगा 980। 980 क्या है, दिए गए संख्याओं का क्या है, HCF है। 980 किसमें है, आपके ऑप्शन सी में है। चलिए देखिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 56। क्वेश्चन नंबर 56 है, यदि 2994 भागित 14.5 है बराबर 172 हो तो ये जो दिया गया संख्या का वैल्यू क्या होगा। ठीक है, तो देख लीजिए इसमें क्या दिया है आपका,
94 भागित क्या दिया है आपको 14.5, जो कि किसके बराबर है 172 के बराबर है। ठीक है, दशमलव हटाएंगे, ऊपर में क्या का गुणा करेंगे 10 का, तो हो जाएगा 94 गुणा 10 और नीचे में हो जाएगा आपका 145 बराबर हो जाएगा 172। क्लियर है? यहां से आप इसको ऐसे कर सकते हैं, ये हो जाएगा 94 बटा 145 और 10 को ले जाइए उधर आप 172 बटा 10। और क्वेश्चन में आपको पूछा है 29.94 और 1.45। कहने का मतलब ये है कि हम इधर दो संख्या बाद इधर दशमलव लगा दे, दो संख्या बाद इधर नीचे में भी दशमलव लगा दे तो कोई अंतर नहीं। अगर दो दशमलव बाद हम दशमलव लगा रहे हैं मतलब नीचे में 100 का क्या करेंगे भाग देंगे, और नीचे अगर हम दो संख्या बाद दशमलव दे रहे हैं तो ऊपर में क्या करेंगे 100 का भाग देंगे। 100 आपस में कैंसिल आ जाएगा और वैल्यू क्या है यही आपको मिलेगी, और इसी की वैल्यू क्या हो जाएगा आपका 172 बटे 10, जिसे हम लिख सकते हैं 17.2, और 17.2 ही क्या होगा आपका उत्तर होगा। 17.2 किस में है आपके ऑप्शन डी में है। क्लियर है? चलिए देखिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 57। क्वेश्चन नंबर 57 है, तीन समूह में लड़कों की संख्या का अनुपात 2:3:5 है। यदि प्रत्येक समूह में 20-20 लड़के या 20-20 लड़के क्या है और बढ़ा दिया जाता है तब अनुपात हो जाता है 4:5:7। तो कुल कितने क्या है लड़के थे वो संख्या हमको ज्ञात करना है। चलिए आरंभ में लड़कों का अनुपात कितना है जी, आपको दिया है 2:3:5। चलिए अनुपात हटा के x कर देते हैं, इसको ये हो जाएगा आपका 3x और हो जाएगा आपका 5x। प्रत्येक में क्या बोला गया है आपको 20-20 लड़के जोड़ेंगे, तो 2x + 20 ये हो जाएगा 3x + 20 और हो जाएगा 5x + 20। और इसका अनुपात किसके बराबर हो जाएगा, देखिए अनुपात क्या दिया है आपका 4 के, और ये हो जाएगा 5 और ये हो जाएगा आपका 7। किसी भी दो को कंपेयर करके हम वहां x की वैल्यू निकाल लेंगे और x की वैल्यू अगर यहाँ डालेंगे तो कुल लड़कों की संख्या हमको पता चल जाएगी। कुल लड़कों की संख्या अगर क्या है सबको जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा ये 8 2 10 10x क्या है कुल लड़कों की संख्या है, मतलब हमको x की वैल्यू क्या करनी है यहाँ से फाइंड आउट करनी है। चलिए तो हो जाएगा 2x + 20 डिवाइडेड बाई 3x + 20 जो कि होगा अनुपात 4:5 के। चलिए यहाँ तिर्यक गुणा कीजिए, 5 को गुणा ऊपर में हो जाएगा 5 दूनी 10x + 100 बराबर इधर होगा 4 × 12x + 80। चलिए 10x 12x में घटेगा तो हो जाएगा 2x बराबर हो जाएगा ये 20, तो x बराबर आ जाएगा आपका 10। अब x की वैल्यू आपको मिल गई 10, 10 की वैल्यू यहां रख लीजिए, 10 × 10 मतलब हो जाएगा 100। तो वहां पहले में जो कितने हैं व्यक्तियों की संख्या कितनी है 100 है, मतलब ऑप्शन ए क्या होगा आपका सही होगा। चलिए देखिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 58। किसी संख्या के 60% का 3/5 यदि 36 हो तो वह संख्या कितनी है। ठीक है, यह बहुत आसान सा सवाल है। आपको क्या बोला गया है, किसी संख्या के 60%, किसी संख्या के 60% प्रतिशत हटा के नीचे में क्या कर देंगे आप 100 से भाग दे देंगे। क्या मतलब होता है गुणा, दिया है आपको 3/5 बराबर कितना है 36 दिया है। चलिए ये 0 से 0 कटेगा, 6 कम 6 6 छग्गा 36, 3 एकम 3 3 दूनी 6, नीचे होगा 50 और 1 बराबर आ जाएगा आपका 100। तो वह संख्या कितनी है, वह संख्या 100 है, वह संख्या 100 ऑप्शन बी। चलिए आगे बढ़िए और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 59। क्वेश्चन नंबर 59 है, यदि किसी गांव में 42% व्यक्ति चाय पीते हैं तथा 47 कॉफी पीते हैं तथा 15% दोनों पीते हैं तो कितने प्रतिशत व्यक्ति ना चाय पीते हैं ना कॉफी पीते हैं। चलिए देख लीजिए, किसी गांव में 42% क्या है 42% लोग क्या है चाय पीते हैं और 47% क्या है कॉफी पीते हैं। क्लियर है, तो टोटल चाय और कॉफी कितने पीते हैं तो हो जाएगा 9, हो जाएगा 89% लोग क्या है चाय भी पीते हैं और प्लस कॉफी भी पीते हैं। ठीक है, और आपको दिया है 15% दोनों पीते हैं, तो जो 15% है वो 89 में ही आ गया क्योंकि चाय कॉफी दोनों पीते हैं, तो इसमें 15% क्या कर देंगे आप माइनस कर देंगे, तो हो जाएगा 4 और हो जाएगा 7। 74% क्या है चाय भी पीते हैं और कॉफी भी पीते हैं,
तो क्वेश्चन में आपको पूछा गया है कि कितने प्रतिशत न चाय पीते हैं न कॉफी पीते हैं। तो जो टोटल 100% में अगर 74% आप घटा देंगे तो बचेगा कितना, 26%। तो 26% ऐसे व्यक्ति हैं जो कि ना चाय पीते हैं ना कॉफी पीते हैं। क्लियर है? चलिए देख लेंगे अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 60। क्वेश्चन नंबर 60 है, कितने वर्षों में 2500 रुपए की एक राशि पर 12.5% की दर से 1250 रुपया का साधारण ब्याज मिलेगा। चलिए देखिए ये कैसे होगा। यहां पे क्या 2500 रुपए क्या है, आपको मूलधन दिया गया है। 2500 क्या है आपका मूलधन है और दर आपको दिया है 12.5। दशमलव हटा के क्या करेंगे, नीचे तो 100 रहता ही है और 10 का क्या कर देंगे, हम भाग दे देंगे क्योंकि हमने दशमलव को हटाया है। और आपको पूछा गया है कितने वर्षों में, तो टाइम को लिख लीजिए टी और आपको ब्याज कितना मिल रहा है 1250। इसको सॉल्व कर लीजिए, आपको उत्तर मिल जाएगा। यहाँ 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, ठीक है। 125 से 125 कट जाएगा 10 बार में, तो टी बराबर आ जाएगा आपका 100/25 बराबर हो जाएगा 4 वर्ष लगेगा आपको ब्याज को 1250 होने में। 4 वर्ष किस में है आपके, ऑप्शन बी में है। क्लियर है? चलिए देखेंगे अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 61। क्वेश्चन नंबर 61 है, एक कार किसी दूसरी को 10 घंटा में 48 किलोमीटर घंटा के चाल से पूरा करती है। यदि उसी दूरी को 8 घंटा में पूरा करने हो तो कार की रफ्तार कितनी होगी। अल्टीमेटली इस क्वेश्चन का कहने का मतलब है, एक कार है जो 48 किलोमीटर को 10 घंटा में पूरा करता है वो सफर, यदि उसको 8 घंटे में पूरा करना हो तो उसकी चाल क्या होगी। ऑब्वियस सी बात है, अगर किसी चाल को हम किसी दूरी को 10 घंटे में कवर कर रहे हैं, उसी दूरी को हम 8 घंटे में कवर करें तो हमारी चाल क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। आपको जब चाल और समय में ऐसी दूरी में आपको दिया रहे तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे v1 t1 बराबर v2 t2, ये शॉर्टकट है आपका। v1 आपका कितना है 48 किलोमीटर प्रति घंटा और कितना समय लगता है आपका 10 घंटा। और आगे आपको पूछा है v2 आपको निकालना है और समय कितना दिया है आपको 8 घंटा दिया है। यहाँ देख लीजिए 8 घंटा। चलिए यहाँ पे आपको v2 निकाल लेंगे तो कितना होगा, 8 एकम 8, 8 छः 48, मतलब v2 हो जाएगा आपका 60 किलोमीटर प्रति घंटा। कहने का मतलब है यदि पहले इसका स्टार्टिंग जो वेलोसिटी थी वो कितना है, अगर 48 किलोमीटर प्रति घंटा है तो 10 घंटे में जा रहा है और उसको घंटा को कम करेंगे तो उसका स्पीड क्या है, ऑटोमेटिक क्या होगा, हमको बढ़ाना होगा। तो अल्टीमेटली उसका वेलोसिटी कितना होगा 160 किलोमीटर प्रति घंटा। चलिए अगला क्वेश्चन आ जाइए, क्वेश्चन नंबर क्या है 62। क्वेश्चन नंबर 62 है, यदि दो संख्याओं का योग क्या है 90 है, यदि उनमें से एक संख्या दूसरी संख्या से क्या है 16 अधिक है तो वह संख्याएं क्या है। चलिए देख लीजिए क्या कहा गया है, दोनों संख्याओं का योग क्या है 90 है। x प्लस वाई बराबर कितना दिया है आपको 90। और दूसरा क्या है, एक संख्या दूसरी संख्या से कितना है 16 अधिक है, तो इसको भी लिख सकते हो x माइनस वाई बराबर 16। इक्वेशन 1 मिल गया है आपको, इक्वेशन 2 मिल गया है, यहां से आप x की वैल्यू निकाल लीजिए। x प्लस वाई आपको दिया है 90 और x माइनस वाई बराबर दिया है आपको 16। चलिए ये दोनों कट जाएगा, इधर हो जाएगा 2x बराबर हो जाएगा 6, 106। तो x बराबर क्या हो जाएगा आपका 5 और 3। पहला कितना है, x की वैल्यू 53, किसमें है आपका ऑप्शन बी क्या हो जाएगा आपका सही हो जाएगा। इसमें ऑप्शन में देख सकते हो एक संख्या दूसरी संख्या से 16 अधिक है, मतलब इन दोनों के बीच में कितना अंतर होगा 16 का अंतर होगा, जो कि ऑप्शन बी में ही आपको दिया गया है। चलिए देखिए अगला क्वेश्चन 63। क्वेश्चन नंबर 63 है, दो रेलगाड़ियां जिनकी लंबाई क्रमशः 180 मीटर तथा 220 मीटर है, एक निश्चित दिशा में क्रमशः 40 किलोमीटर प्रति घंटा और 50 किलोमीटर प्रति घंटा के चाल से गतिमान है। एक ही दिशा में जा रहे हैं दोनों, ठीक है, तो एक दूसरे को पार करने में कितना समय लगेगा। जब रेलगाड़ी एक ही दिशा में जा रहे हैं तो दोनों की वेलोसिटी आपस में क्या हो जाएगी, घट जाएगी, और एक दूसरे को पार करने के लिए दोनों की ट्रेन की आपस में लंबाइयों को क्या करना होगा, पार करना होगा। इतना जब आप जानते हैं तो क्वेश्चन आपको मिनटों में लगेगा, ये क्वेश्चन आप सॉल्व कर लेंगे। चलिए एक ही दिशा में जा रहे हैं तो दोनों ट्रेन की जो 50 किलोमीटर और क्या है 40 किलोमीटर, घट के कितना हो जाएगा आपका 10 किलोमीटर प्रति घंटा। ये क्या है आपका इक्विवेलेंट वेलोसिटी है, जो कि आपका होगा दोनों ट्रेनों की लंबाई को जोड़िए कितना होगा 180 प्लस कितना है 220,
और दोनों को पार करने में कितना समय लगेगा वही हमको आपस में निकालना है। चलिए किलोमीटर है आपको दिया है सेकंड में, तो इसको मीटर प्रति सेकंड में करने के लिए अगर बड़े यूनिट से छोटे यूनिट में जाएंगे तो छोटे से गुणा मतलब आपको 5/18 से क्या करना होगा, गुणा करना होगा। ये हो जाएगा आपका 2 0, ये हो जाएगा 400, ठीक है, बटा क्या हो जाएगा आपका टी। चलिए तो टी बराबर क्या हो जाएगा आपका 418 10 गुणा 5, ये 0 से 0 को 5 एकम 5, 5 अट्ठे 40, 8 8 अट्ठे 64 की 4 हासिल 6, 8 एकम 8, 8 6 14, कितना लगेगा आपको 144 सेकंड लगेगा उस ट्रेन को एक दूसरे से पार करने में। ऑप्शन सी क्या होगा आपका सही होगा। चलिए भाई देख लीजिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 64। क्वेश्चन नंबर 64 में है, देखिए 1246 की पावर 85 में इकाई अंक क्या होगा। क्लियर है, जब भी आपके किसी संख्याओं का नीचे में जो इकाई अंक है, यहां पे ध्यान दीजिए, अगर यह संख्या 0 1 5 और 6 है इकाई अंक, ध्यान से सुनिएगा, ये जो इकाई अंक है यहाँ पे 6 है, वहां अगर 0 1 5 6 होगा इकाई अंक, तो उसके पावर में कितना भी संख्या हो उसका इकाई अंक क्या होगा, स्वतः वही संख्या होगा जो उसके इकाई अंक में है। तो देखिए यहाँ इकाई अंक में क्या है, इकाई अंक में 6 है, तो इसका पावर कितना भी रहा उसका इकाई अंक क्या होगा, हमेशा 6 ही होगा। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 65। क्वेश्चन नंबर 65 है, कितने समय में 8% वार्षिक दर से साधारण ब्याज मूलधन का 2/5 होगा। ठीक है, यहां पे आपको क्या दिया है, सिंपल इंटरेस्ट क्या है, कितने वर्ष लगेंगे कि जो आपका मूलधन है उसका 2/5 होगा। सिंपल इंटरेस्ट बराबर जानते हैं क्या होगा, पी आर इंटू टी डिवाइडेड बाई 100, जो कि होगा आपका 2p/5 का। चलो p से p यहां से क्या होगा, कट जाएगा, और यहां पे आएगा आपका आर टी बराबर 200/5। चलिए आर टी बराबर क्या हो जाएगा आपका 40। चलिए क्वेश्चन में आपको क्या दिया है, आर का आपको दिया 8%, तो आर की जगह हम लिख दीजिए 8%, टाइम हमको निकालना है बटा 40, तो टाइम बराबर हो जाएगा आपका 40/8, 8 एकम 8, 8 पंचे 40, मतलब समय कितना लगेगा आपका 5 वर्ष लगेगा आपको समय, उस जो ब्याज है उसका 2/5 होने में मूलधन को, किसमें लगेगा कितना समय, 5 वर्ष। क्लियर है, चलिए आगे बढ़िए और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 66। क्वेश्चन नंबर 66 है, एक नाव का अनुप्रवाह में चाल, अनुप्रवाह कहने का मतलब जो नाविक है या जो तैराक है वो नाव की दिशा में, उसको क्या बोलेंगे, अनुप्रवाह बोलेंगे। तो चाल क्या है 28 किलोमीटर प्रति घंटा, और ऊर्ध्व प्रवाह मतलब धारा के विरुद्ध उसकी चाल कितना दिया है, 16 किलोमीटर प्रति घंटा दिया है। तब आपको पूछा है नाव की वास्तविक चाल क्या होगी। चलिए यहाँ पे आपको बता दूं मैं, पहले जो नाव की चाल है वो हमेशा आप क्या मानेंगे, x मानेंगे, और जो धारा की चाल है वो क्या होगा आपका y होगा। तो आपको पता है कि अनुप्रवाह में क्या होगा, दोनों चाल आपस में जुड़ जाते हैं। धारा की दिशा में अगर तैराक की भी दिशा है तो क्या हो जाएगा, आपको दिया है 28 दिया है, और ऊर्ध्व प्रवाह मतलब माइनस बराबर आपको कितना दिया है 16 किलोमीटर प्रति घंटा। चलिए आपको यहाँ पे क्या बोला है, नाविक के चाल क्या होगी, मतलब आपको x की वैल्यू निकालना है, तो ये दोनों आपस में क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा। 2x बराबर हो जाएगा आपका 8 6 14 की 4 हासिल 1, 3 1 4 44, तो x बराबर आ जाएगा आपका 22 किलोमीटर प्रति घंटा। क्या होगा, ये नाव की चाल होगी किसना, 22 किलोमीटर प्रति घंटा, ऑप्शन सी। चलिए देखिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 66। क्वेश्चन नंबर 66 है, एक रेलगाड़ी 45 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जा रही है और एक व्यक्ति विपरीत दिशा में 5 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से दौड़ रहा है। यदि रेलगाड़ी उस व्यक्ति को 18 सेकंड में पार कर ले तो रेलगाड़ी की लंबाई कितनी है। क्लियर है, जिस साइड रेल जा रही है उसके विपरीत दिशा में 5 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से कोई व्यक्ति क्या हो रहा है, दौड़ रहा है। मतलब ट्रेन की डायरेक्शन और उस व्यक्ति का डायरेक्शन क्या है, अपोजिट है, मतलब क्या है, दोनों की वेलोसिटी आपस में क्या हो जाएगी, जुड़ जाएगी। तो क्या होगा, ये 45 ट्रेन की और उस आदमी की 5, मतलब टोटल इक्विवेलेंट उसका वेलोसिटी कितना हो जाएगा, उसकी चाल कितनी हो जाएगी 50 किलोमीटर प्रति घंटा। और उस व्यक्ति को पार करने में ट्रेन को पूरी अपनी लंबाई से पार करनी होगी, और वही आपको पूछा गया कि ट्रेन की लंबाई कितनी होगी। देखिए चाल कितना होगा 50, दूरी कितना हो जाएगा ट्रेन की लंबाई x, और उसको कितना समय लगा है आपको 18 सेकंड, मतलब समय कितना लगा है आपका 18 सेकंड। ये क्या है, किलोमीटर प्रति घंटा में है,
इसको आप कर लीजिए मीटर प्रति सेकंड में, तो बड़ा से छोटा जाने के लिए आपको छोटे से गुणा करना होगा। 5/18 बराबर आपको दिया है x/18। ये 18 से 18 कैंसिल आउट हो जाएगा, x बराबर आ जाएगा 5 पंचे 25 और 1 शून्य मीटर। मतलब उस ट्रेन की लंबाई कितना होगा 250 मीटर। किसमें है आपके ऑप्शन बी में है। चलिए देख लीजिए अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर क्या है आपका 68। क्वेश्चन नंबर 68 है, यदि 7 संख्याओं का औसत क्या है 81 है तथा 9 संख्याओं का औसत क्या है 49 है, तब पूछा गया कि 16 संख्याओं का औसत कितना होगा। चलिए इसको सॉल्व कर लीजिए। क्या होगा आपको 7 संख्याओं का औसत 81 है, तो उन सातों संख्याओं का योग कितना हो जाएगा आपका 81 गुणा 7, जो होगा 7 और 7 अट्ठे 56। कितना हो गया स्टार्टिंग के 7 अंकों का कुल योग कितना मिल गया आपको 576। उसके बाद 9 संख्याओं का औसत कितना है 49 हो गया, और 9 संख्याओं का योग कितना हो जाएगा आपका 9 ने 81 का 1 हासिल 8, 9 चौक 36 और 36 और 8 कितना हो जाएगा 44। चलिए इसको क्या कर लेंगे आप जोड़ लीजिए, ये हो जाएगा 8, ये हो जाएगा आपका 10 का 0 हासिल 1 10। 1008 क्या हो गया उन 16 संख्याओं का क्या हो गया योग हो गया। तो इस 1008 में आप 16 से डिवाइड कर दोगे तो उन 16 संख्याओं का क्या मिल जाएगा आपको औसत मिल जाएगा। चलिए कटाइए इसको, 4 से पहले कटा लीजिए, कम 8 बचा 2, 8 दूनी 16 बचा 4, 8 छगा 48, तो पीछा हो जाएगा 8 कम 8, 8 दूनी 16, 2 कम 2, 2 छक्का 12 और 2 तिया 6। मतलब एवरेज कितना आ जाएगा 63। किसमें है आपके ऑप्शन डी में है। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 69। क्वेश्चन नंबर 69 है, एक 250 मीटर लंबी रेलगाड़ी को एक सिग्नल को खंभे को 12 सेकंड में पार करती है, तो रेलगाड़ी की चाल क्या है। ये तो बहुत ही आसान है। इसको क्या करेंगे आप, चाल पूछा है आपको, रेलगाड़ी की लंबाई, उसको सिग्नल को पार करने की रेलगाड़ी की लंबाई को पार करना होगा, जो कि दिया है आपको 250 मीटर, और आपको नीचे में दिया है उसको 12 सेकंड लगते हैं। उसके बाद आपको क्वेश्चन में देखिए ऑप्शन किसमें है आपको किलोमीटर प्रति घंटा में है, और ये क्या है मीटर प्रति सेकंड में है। इसको क्या करेंगे आप किलोमीटर प्रति घंटा में कन्वर्ट करेंगे। मीटर को किलोमीटर में करने पे आपको 18/5 का क्या करना होगा आपको गुणा करना होगा। चलिए 6 दूनी 12, 6 तिया क्या हो जाएगा 18। चलो 5 एकम 5, 5 पंच 25 से हो जाएगा 50, ये हो जाएगा आपका 25 और 25 तिया हो जाएगा 75 किलोमीटर प्रति घंटा क्या हो जाएगा उस ट्रेन की क्या हो जाएगी चाल होगी। 75 किलोमीटर प्रति घंटा किसमें है आपके ऑप्शन सी में है। चलिए आगे बढ़िए और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 70। क्वेश्चन नंबर 70 है, निम्नलिखित में से असत्य का चयन कीजिए। आपको 4 फार्मूला दिया गया है, आपको इसको सॉल्व करने के लिए आपको फार्मूला याद होना चाहिए, और इस चारों ऑप्शनों में आपको एक असत्य कथन का क्या करना है या असत्य ऑप्शन का क्या करना है चयन करना है। चलिए देख लीजिए क्या है, a प्लस बी का होल स्क्वायर का फार्मूला क्या होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, यह क्या है सही है। उसके बाद क्या है a माइनस बी का होल स्क्वायर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ये भी क्या है आपका सही है सत्य है। और आपको क्वेश्चन में पूछा गया असत्य कथन का चयन कीजिए, और a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का भी a प्लस बी a माइनस बी ये भी क्या है आपका सत्य है। तो बचा एक ही ऑप्शन, तो यहाँ पे क्या a क्यूब प्लस बी क्यूब का फार्मूला में जब ये प्लस रहता है तो a भी यहाँ पे क्या रहता है ये माइनस रहता है, ये प्लस नहीं होना तो ये क्या होगा गलत होगा। मतलब आपका ऑप्शन डी ही क्या है ये चारों ऑप्शनों में क्या है असत्य है। इस प्रकार के आपके जो ये अंतिम टेस्ट था उसका 20 क्वेश्चन मैंने आपको सॉल्व करके बता दिया है। धन्यवाद। जय हिंद प्यारे साथियों। तो आज हम लोग सीजी पुलिस आरक्षक का ये जो अंतिम प्रहार का दूसरा टेस्ट और अंतिम टेस्ट के ये जो रीजनिंग के प्रश्नों को आपको मैं समझाने आया हूं। इसी के साथ ये जो टेस्ट सीरीज का श्रृंखला समाप्त होता है। पुलिस आरक्षक के एग्जाम देने वाले सभी अभ्यर्थियों को चंद्रहासनी एकेडमी की ओर से ढेर सारी शुभकामनाएं, बधाई। ईश्वर आपको आपकी सपनों की वर्दी दिलाए। इन्हीं के साथ इन्हीं शुभकामनाओं के साथ चलिए प्रश्नों की ओर आगे बढ़ते हैं। ये जो 71 नंबर का प्रश्न, नीचे दिए गए प्रश्न में 4 आकृतियां दी गई है, जिसकी 4 चिन्हित उत्तर आकृतियां भी दी गई है। चिन्हित आकृति में से उस आकृति का चयन कीजिए जो 4 अचिन्हित आकृतियों में दिए गए निश्चित अनुक्रम का अनुसरण करती है। तो ये जो प्रश्न दिया है, तो देखिए यहाँ पर ये जो लाइन है, ये क्लॉकवाइज दिशा में 90 डिग्री घूम रही है। कितना डिग्री 90।
देखो यहाँ पर इस जगह में है, अगले चित्र में यहाँ पर आ गए हैं, अगले में यहाँ पर आ गए हैं, अगले में फिर उसके बाद यहाँ से वो इसमें आ गए हैं। तो अब वो किस में आएगा, यहाँ से वो यहाँ पर आएगा, इस दिशा से यहाँ पर। तो एक तो इसमें है और एक किस में है, इसमें है। ये दोनों तो होंगे नहीं। और देखेंगे तो और हम लोग यहाँ पर देखेंगे तो ये जो लाइन है, यहाँ पर 3 लाइन है। यहाँ पर देखेंगे तो ये 4 हो गया है, यहाँ पर देखोगे तो 5, यहाँ पर देखोगे तो 6, यहाँ पर देखोगे तो 7, ये बढ़ते जा रहे हैं। तो इसका राइट उत्तर होगा ऑप्शन नंबर दिए गए, ऑप्शन नंबर ए में होगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न 72 नंबर का प्रश्न। 72 नंबर का प्रश्न ये जो कोडिंग डिकोडिंग से संबंधित है। किसी सांकेतिक भाषा में लग को इतना इतना ये लिखा गया है। तो सीधा सीधा आपको देखना है LUCK को क्या लिखा गया है। तो इसको लिखा गया है 15, 6, 24 और 16 लिखा गया है। उसी प्रकार गेट GETE को क्या लिखा गया है, ये लिखा गया है 20, 26, 7, 22 लिखा गया है। तो उसी प्रकार BEST को क्या लिखा गया है। तो यहाँ पर L का क्रमांक तो 12 होता है। तो यहाँ पर लिखा है विपरीत क्रमांक को लिखा है। किसको लिखा है जी, विपरीत क्रमांक को लिखा गया है। देखिए ये विपरीत क्रमांक, L का विपरीत क्या होता है, O का कितना होता है 15, U का क्या होता है तो F का 6, C का 1 का 24, K का P और P का 16। तो उसी प्रकार ये जो हम यहाँ पर विपरीत पहले बता देता हूँ Y, E का क्या आ जाएगा जी, E का विपरीत क्या आ जाएगा V आ जाएगा, S का क्या आ जाएगा H आ जाएगा और T का क्या आ जाएगा G आ जाएगा। तो देखिए यहाँ पर क्रमांक, ये जो Y का कितना होता है 25, V का 22, H का 8 और G का कितना 7। तो 25, 22, 8, 7 किस ऑप्शन में है देखते हैं। 25, 22, 8, 7 ऑप्शन नंबर डी में जो दिया गया है, जो कि क्या है राइट उत्तर है। चलिए अगला क्वेश्चन 73 नंबर का क्वेश्चन। यदि वर्षा को जल कहा जाए, जल को सड़क तथा सड़क को बादल कहा जाए, बादल को आकाश और आकाश को समुद्र और समुद्र को रास्ता, तो हवाई जहाज कहाँ उड़ता है। ये पूछ रहा है हवाई जहाज कहाँ उड़ता है। तो हवाई जहाज सामान्यतः कहाँ उड़ता है जी, आकाश में। 1 बार आकाश, 2 बार आकाश लिखा है और आकाश को क्या कहा गया है समुद्र। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा हवाई जहाज कहाँ उड़ता है। तो प्रश्न के अनुसार उत्तर हो जाएगा समुद्र में उड़ता है। चलिए अगले तो चलिए ये जो 74 नंबर का प्रश्न देखते हैं। दिए गए रेखा चित्रों में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या या अक्षर आएगा। ये जो है तो 4, 8, 7, 6, ये 76 कैसे में होगा ये हमें ज्ञात करना होगा। तो ये यहाँ पर क्या किया गया है, देखो ये यहाँ पर किया गया है, देखिए ऐसे गुणा कर दिया गया है। 4 गुणी 7 करूंगा तो 7 चौक कितना जी 28, और इनको गुणा कर दूंगा ऐसे। 6 गुणी 8 करूंगा तो ये क्या आ जाएगा 8 6 का कितना जी 48। अब इन दोनों को जोड़ दूंगा 8 8 16 का 6 और ये 76, बीच में 76 लिख दिया गया। उसी प्रकार यहाँ 6 गुणी 10 करूंगा तो कितना हो जाएगा 60 हो जाएगा, और 9 गुणी 3 करूंगा तो कितना हो जाएगा जी 27। इनको जोड़ूंगा तो कितना हो जाएगा 87 लिख दिया गया है। तो ठीक इसी प्रकार 11 गुणित क्या करूंगा 4 तो 11 चौक कितना जी 44, और 9 गुणित 6 करूंगा तो 9 छक्का कितना हो जाएगा 54 हो जाएगा। इन दोनों को जोड़ूंगा तो 8 और 4 और 5 9 98। 98 किस ऑप्शन में दिया है, ऑप्शन नंबर ए में दिया है। प्रश्न देखते हैं 75 नंबर। दिए गए प्रश्न में उस उत्तर का चयन कीजिए जो तीसरे शब्द से उसी प्रकार संबंधित है जैसा कि दूसरा। तो जैसे शांति का विपरीत अशांति होता है, तो उल्लास का विपरीत होता है विषाद होता है। क्या होता है विषाद होता है, विपरीत पूछा गया है जो कि ऑप्शन नंबर सी में है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। देखो इसको पढ़ते कैसे है।
ए वाई तथा जेड का भाई है, वाई और जेड का भाई कौन है जी? ए है। ए भाई है तो क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। आगे देख लेते हैं, जेड की माँ बी है, जेड की माँ कौन है? बी है। माँ है तो एक पीढ़ी ऊपर माइनस लिख दिया। सी ए के पिता कौन है? सी है। तो ए के पिता कौन है? सी है। पिता है तो क्या हो जाएंगे? प्लस। निम्नलिखित में से कौन सा निश्चित रूप से सही होगा? मतलब कि ये दोनों बी और सी पति पत्नी है और इनका बेटा ए है, और ये जो वाई और जेड लड़का है कि लड़की नहीं पता चल रहा है। ठीक है, तो देख लेते हैं। सी की पुत्री वाई है, सही कथन पूछा है ना। सी की पुत्री वाई है, सी की पुत्री वाई है, सी की पुत्री वाई, वाई पुत्री है कि पुत्र है पता चल रहा है क्या? यह गलत हो गया, कंफर्म नहीं पता चल रहा है, अनुमान नहीं लगाना है हमें। दूसरा प्रश्न देखते हैं, ए का भाई जेड है, ए का भाई जेड है क्या? ए का भाई जेड है क्या? भाई है कि बहन है पता चल रहा है क्या? नहीं, ये भी नहीं। बी का एकलौता बेटा ए है, बी का एकलौता बेटा ए है, ये पता चल रहा है क्या? ये भी नहीं पता चल रहा है। ये जो वाई और जेड भाई है कि लड़का है कि लड़की नहीं पता चल रहा है, नहीं कह सकते। वाई की माँ बी है, वाई की माँ बी है, ये स्पष्ट पता चल रहा है। तो राइट उत्तर क्या हो जाएगा? यहाँ पर दिए गए ऑप्शन में राइट उत्तर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 77 नंबर का प्रश्न क्या बोलता है? देखो इधर 77 नंबर का प्रश्न देखिए। 77 नंबर का प्रश्न देखिए, अंग्रेजी वर्णमाला के बाएं से 17वें तथा दाएं से 9वें अक्षर के बीच कुल कितने अक्षर हैं? एकदम सिंपल है, ट्रिक से भी बना सकते हैं, बेसिक से भी। ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई और जेड। पूरा दिख रहा है स्क्रीन में? ठीक है, तो देखिए बाएं से कौन सा अक्षर जी? 17वें। तो इधर से गिनते गिनते जाएंगे तो 17वें नंबर में क्या आ जाएगा? 17वें नंबर में क्या आ जाएगा जी? ये जो आ जाएगा क्यू आ जाएगा। और दाएं से 9वें अक्षर, दाएं से 9वें, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9वें अक्षर में कौन आ जाएगा? इधर से गिनते गिनते गया तो ये 17वें अक्षर में आया, 17वें अक्षर में, और इधर से गिनते गिनते आया तो कौन सा अक्षर है? 9वें। तो इनके बीच में कुल कितने अक्षर हैं? तो क्यू और आर के बीच में कितने अक्षर हैं? कोई अक्षर नहीं है, 0 अक्षर है। ऑप्शन जो कि किसमें दिया गया है? ए में दिया गया है। चलिए अगले प्रश्न, ये जो प्रश्न दिया गया है, यदि देखो यहाँ पर देखो, यदि माइनस का अर्थ भाग, यदि माइनस का अर्थ क्या दे दिया है? भाग दे दिया है। अब प्लस का अर्थ गुणा, प्लस का अर्थ क्या दे दिया है? गुणा दे दिया है। तो ये जो समीकरण है उसको हमें मान ज्ञात करना है। तो देखो 54, माइनस के जगह में क्या करूंगा जी? भाग, भाग 9, अब प्लस के जगह में क्या करूंगा? गुणा 5 बराबर क्या होगा ये पूछ रहा है। तो इसको भाग दूंगा 54 से, तो ये कितने बार में जाएगा जी? 9 छक्का 54, और 6 गुणित 5 करूंगा तो कितना हो जाएगा? 6 पंचे 30, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया है। उम्मीद है सभी बनाए होंगे, सही बनाए होंगे। चलिए अगला 79 नंबर का प्रश्न क्या है देखते हैं। 79 नंबर का प्रश्न ये रहा। 79 नंबर का प्रश्न, नीचे दिए गए प्रत्येक प्रश्न में एक कथन के बाद 2 तर्क, 1 और 2 दिए गए हैं। आपको यह तय करना है कि कौन सा तर्क मजबूत है और कौन सा कमजोर। ठीक है, कथन, धरती पर ही स्वर्ग होता है, धरती से बाहर कुछ भी नहीं होता है। तर्क, हाँ भगवान ने सिर्फ धरती ही बनाया। तो जहां पर सिर्फ एकमात्र रहे वो क्या होता है? गलत होता है। दूसरा, नहीं स्वर्ग में ही सभी को मोक्ष मिलता है, यहाँ नकारात्मक है, ये भी क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। तो यहाँ पर ना तो तर्क 1 और ना ही तर्क 2 मजबूत है, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है। ठीक है, उम्मीद है इसका पहचान करने का तरीका बताया था क्लास में, वहां से आराम से सभी का बन गया होगा। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन हमारा 80 नंबर का क्वेश्चन क्या है देखते हैं। प्रत्येक प्रश्न
में पहले एक कथन और उसके नीचे दो पूर्ण धारणाएं 1 और 2 दी गई है। आपको कथन 1 पर विचार करके तय करना है कि कौन सी पूर्ण धारणा है। कथन 1 में अंतर्निहित है, दिए गए विकल्पों में से एक सही उत्तर चुनिए। माननीय प्रधानमंत्री के नेतृत्व में चलाए गए स्वच्छ भारत अभियान का समाज पर गहरा प्रभाव पड़ा। पूर्ण धारणाएं, लोगों ने स्वच्छता के महत्व को समझा, बिल्कुल समझा है कि स्वच्छ भारत अभियान चलाया गया है तो लोग स्वच्छता के महत्व को समझे हैं। और देश भर के लोगों को इस अभियान पसंद आया, बिल्कुल पसंद आया कि ये जो स्वच्छता वाला अभियान है, ये जो इसके महत्व को लोग समझे भी है और देश भर के लोगों ने इस अभियान को पसंद भी किया है, अपनाया भी है। ठीक है, तो यहाँ पर दोनों प्रभावशाली है। अब जिस ऑप्शन में दोनों प्रभावशाली है उस ऑप्शन को हमें खोज लेना है। तो देखिए यहाँ पर दोनों ही पूर्ण धारणाएं प्रभावशाली है। ऑप्शन नंबर किस में दिया है जी? सी में दिया है। तो ये दोनों ही यहाँ पर क्या है? प्रभावशाली हैं। चलिए 81 नंबर का प्रश्न क्या कहता है देखते हैं। 81 नंबर का प्रश्न ये रहा। 81 नंबर का प्रश्न देखिए, नीचे दिए गए प्रश्न में एक कथन तथा उसके बाद कार्यवाही के 2 उपाय 1 तथा 2 दिए गए हैं। कथन में दी गई जानकारी के आधार पर आपको कथन में दी गई प्रत्येक बात को सही मानना है तथा उसके बाद तय करना है कि दिए गए सुझाव में से कौन सी कार्यवाही क्रियान्वयन के लिए तर्क संगत रूप से अनुसरण करती है। कथन, भारत में विभिन्न गोपनीय दस्तावेजों के सार्वजनिक रूप से लीक होने की घटनाओं में बढ़ोतरी हुई है। ठीक है, और चलो नीचे देखते हैं कार्यवाही क्या क्या है। कार्यवाही है, कार्यवाही इस संबंध में कार्यवाही क्या क्या है देख लेते हैं। तो कार्यवाही है इस संबंध में जांच करके दंडात्मक कार्यवाही का प्रावधान किया जाना चाहिए। बिल्कुल किया जाना चाहिए। जिसने भी लीक किया है उसको ऊपर कार्यवाही होना चाहिए, तभी लोग सुधरेंगे, अधिकारी कर्मचारी समझेंगे। सतर्कता संबंधी महत्वपूर्ण दिशा निर्देशों का पालन कराया जाना चाहिए। ये तो अनिवार्य रूप से ही होता है। तो ये तो होता ही है। यहाँ पर मेन चीज है कि जिसने लीक किया है उस पर दंडात्मक कानून के अनुसार कार्यवाही होना चाहिए, किए जाने का प्रावधान होना चाहिए। ये बिल्कुल सही है। तो यहाँ पर केवल कार्यवाही 1 अनुसरण करता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा क्या है? अगला प्रश्न 82 नंबर का प्रश्न ये रहा। 82 नंबर का प्रश्न। चलिए ऐसे प्रश्न को आपको आराम से देखिए, यहाँ पर देख लेते हैं। ऐसे लिख के देख लेना है। APPEAR, ठीक है। दूसरा APPROACH, आराम से लिखना है ना। APPAROXIMATE, ठीक है। और है APPARITION, ठीक है। APPAREL, ऐसे ध्यान से इसको लिख लेना है। ठीक है, यहाँ मैं लिख देता हूँ 1 2 3 4 और क्या 5। देखिए सब में ए है, किसको पहला माने? सब में पी है, सब में पी है। अब आगे देख लेते हैं। अब 2 में इसमें 1 है, ए है, ए पहले आएगा, आर आर। और ई और आई में से पहले कौन आएगा? ये पहला हो जाएगा। अब ये क्या हो जाएगा? दूसरा। अब देख लेते हैं। अब इसके बाद ई आएगा तो ये तो हो जाएगा, तीसरा हो जाएगा। इन दोनों में आर है, ओ है, ये चौथा हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा? 5वां। इस प्रकार से अब हमें क्रमांक बनाना है। पहला में क्या आया है जी? जो 5वां में है। दूसरा में कौन आया है जी? जो चौथा में है। तीसरा में क्या आया है? जो पहला में है। चौथा में क्या आया है? जो दूसरा में है। और 5वां में क्या आया है? जो तीसरा में है। इस प्रकार से 54 123 किस ऑप्शन में है? 54 123 ऑप्शन नंबर ए में है। बिल्कुल इसे उम्मीद करता हूं आप सभी लोग सही बना लिए होंगे। चलिए 83 नंबर का प्रश्न क्या है देखते हैं। 83 नंबर का हमारा प्रश्न, 83 नंबर का प्रश्न ये रहा। देखिए दिए गए प्रश्नों में अगला लुप्त पद ज्ञात कीजिए। क्या क्या है देख लेते हैं। 200, यहाँ पर क्या क्या है देख लेते हैं। यहाँ पर है 242,
288, यहाँ पर प्रश्नवाचक चिन्ह में क्या आएगा, 392 और है 450। तो यहाँ पर देखेंगे तो कितने प्लस किया है, तो यहाँ पर प्लस कितना किया है देख लेते हैं। यहाँ पर प्लस, यदि मैं इसमें इसको घटा दूंगा तो ये 46 प्लस किया है। कितना प्लस किया है, 46 प्लस किया है। यदि यहाँ 4 प्लस किया है, यदि यहाँ मैं 48 प्लस कर दूंगा, इसमें 48 प्लस कर दूंगा, तो 48 प्लस करूंगा तो 8 8 16 का कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 6। और 8 और 4 12 और 1 13 का 3 और ये 336 ऑप्शन में है क्या, नहीं, कुछ जोड़ने उड़ने में मिस्टेक हो गया होगा, जोड़ने उड़ने में, हाँ ठीक नहीं दिया है। मान लेते हैं यहाँ पर 4 और जोड़ा होगा, 50 जोड़ा है, क्या जोड़ा है, 50। तो यहाँ पर आ जाएगा 8 और 5 13 का 3, ये 338। तो यहाँ पर कितना जोड़ा है, यहाँ पर कितना जोड़ा है, 54 जोड़ा है। कितना जोड़ा है, 54। और यहाँ पर कितना जोड़ा है, 58। तो यहाँ पर सभी में यहाँ पर 4 प्लस किया है, 4 प्लस किया है, 4 प्लस किया है, सभी में कितना प्लस किया है, 4 प्लस किया है। ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, 338 राइट उत्तर है। चलिए 84 नंबर के प्रश्नों को देखते हैं। 84 नंबर का प्रश्न बेहद सरल था, उम्मीद है सभी बना लिए होंगे। यहाँ पर क्या किया है, देखो इस कॉलम को ऐसे देखना है। देखिए 2 गुणी 2 करूंगा तो कितना लिख दिया है, 4 लिख दिया है। 1 गुणी 6 करूंगा तो कितना लिख दिया है, 6 लिख दिया है। तो 7 गुणी 2 करूंगा तो कितना हो जाएगा जी, 14। कितना हो जाएगा, 14। ऑप्शन ए में ऐसा है। ईमानदारी से बताइए कि 84 नंबर के प्रश्न इतना सरल था, कितने लोग सही बनाए थे और कितने लोगों का ये गलत हो गया था। ठीक है, चलिए 85 नंबर के प्रश्नों की ओर आगे बढ़ते हैं। 85 नंबर का प्रश्न हमारा क्या है, देखिए 85 नंबर का प्रश्न ये रहा। 85 नंबर का प्रश्न, ठीक है, यहाँ पर दिया है, देखिए DARK, ठीक है, इसको ये लिख दिया गया है 3975, ठीक है। रेड READ, इसको लिख दिया गया है 5873। तो उसी भाषा में के का क्या प्रयोग किया गया है, देखो यहाँ ध्यान से देखोगे प्यारे साथियों, तो इधर भी डी है, इधर भी डी है, दोनों में कॉमन है, तो कोई सा भी ए अंक इधर दोनों में भी कॉमन होगा। मैं मान लेता हूँ यहाँ भी 3 है, यहाँ भी 3 है, वो तो नहीं होगा उत्तर। ठीक है, यहाँ भी आर है, यहाँ भी आर है। अब कोई सा भी कॉमन, यहाँ 5 है, यहाँ भी 5 है, ये भी नहीं होगा। यहाँ ए है, यहाँ ए है, ठीक है, और कॉमन यहाँ 7 है, यहाँ 7 है। तो यहाँ क्या बचा जी, के, और इस साइड में क्या बचा है, 9। तो के लिए किसका प्रयोग किया गया है, 9 का प्रयोग किया गया है, बिल्कुल सही है। उम्मीद है कितने लोग इसको सही बनाए थे, कमेंट करके बताना है। चलिए अगला क्वेश्चन 86 नंबर का प्रश्न क्या है देखते हैं। 86 नंबर का प्रश्न ये रहा। 86 नंबर का प्रश्न देखिए, एक माँ ने अपने बेटे से कहा, जब तुम पैदा हुए तो मेरी आयु तुम्हारी वर्तमान आयु के बराबर थी। यदि 5 वर्ष पहले बेटे की आयु 16 वर्ष थी तो माँ की वर्तमान आयु क्या है। देखिए 5 वर्ष पहले बेटे की आयु कितनी, 16 वर्ष। तो 5 वर्ष पहले बेटे की आयु, 5 वर्ष पहले बेटे की आयु, 5 वर्ष पहले बेटे की आयु कितना दिया है, 16 वर्ष। कितना वर्ष, 16 वर्ष। तो वर्तमान में बेटे की आयु कितना हो जाएगा, 16 + 5 करूंगा तो कितना हो जाएगा जी, 21 वर्ष। कितना वर्ष, 21 वर्ष। ठीक है, तो मेरी तुम्हारी वर्तमान आयु के बराबर थी। ठीक है, तो देखिए 21 वर्ष पूर्व, 21 वर्ष पूर्व माँ की आयु बेटे की वर्तमान आयु के बराबर, तो 21 वर्ष पूर्व माँ की आयु कितना है जी, 21 वर्ष। तो वर्तमान में माँ की आयु, वर्तमान में
माँ की आयु, वर्तमान में माँ की आयु, वर्तमान में माँ की आयु 21 प्लस 21 करेंगे तो कितना हो जाएगा 42 वर्ष। साफ साफ पता चल रहा है जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है ये बिल्कुल राइट है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा 87 नंबर का क्वेश्चन क्या दिया है देखते हैं। 87 नंबर का क्वेश्चन, दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प चुनकर श्रृंखला को पूर्ण कीजिए। देखिए यहाँ पर क्या किया है, यहाँ पर देखिए 3-3 का पेयर बनाया है, 1 2 3 1 2 3 1 2 3 और 1 2 3। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर एक बार ए बी सी डी, तो यहाँ पर क्या किया गया है ए बी और सी की पुनरावृत्ति हुआ है, ए बी सी की क्या हुआ है पुनरावृत्ति किया गया है, पुनरावृत्ति हुआ है। तो यहाँ पर ए बी, यहाँ पर सी आ जाएगा, ए बी सी, यहाँ पर क्या आ जाएगा ए आ जाएगा, यहाँ पर क्या आ जाएगा ए आ जाएगा, ए बी और यहाँ पर बी। तो पहला में सी आया है, दूसरा में ए आया है, तीसरा में ए आया है और चौथा में क्या आया है बी। तो सी डबल ए बी किस ऑप्शन में है देखते हैं, तो ये जो ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है जो कि बिल्कुल राइट है। अगला प्रश्न, नीचे दिए गए प्रत्येक प्रश्न में 4 विकल्प दिए गए हैं जिनमें से 3 एक समान है जबकि चौथा तीनों से भिन्न है। भिन्न विकल्प को चुनिए, मंगल, चंद्रमा, शुक्र, शनि। तो राइट उत्तर हो जाएगा चंद्रमा, क्योंकि ये चंद्रमा क्या है उपग्रह है, बाकी मंगल, शुक्र और शनि क्या है ग्रह है। तो इसलिए भिन्न क्या हो जाएगा विषम क्या हो जाएगा, तो ये बी चंद्रमा विषम हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा क्या है, देखिए यदि ए का अर्थ, ठीक है चलिए यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ इस प्रश्न को। देखिए ए का अर्थ दिया है भाग दिया है, ए का अर्थ क्या दिया है, ए का अर्थ दिया है भाग डिवाइड। ठीक है, बी का अर्थ दिया है गुणा, बी का अर्थ गुणा, सी का अर्थ दिया है प्लस और डी का अर्थ दिया है माइनस दिया है। ठीक, अब ये जो लिखा है उसको लिख लेते हैं यार, क्या क्या लिखा है 96। ठीक है, ए के जगह में क्या करूंगा भागित, क्या करूंगा भागित, भागित कर दिया कितना जी 4। डी के जगह में क्या है माइनस, माइनस माइनस कितना 5। बी के जगह में गुणा, बी के जगह में गुणा, ठीक है 7। और सी के जगह में क्या है प्लस, सी के जगह में प्लस कितना 20। इसका बराबर क्या होगा ये पूछ रहा है। तो चलिए इसको इसमें कटाऊंगा, तो 4 दूने 8 और 1 बच गया 4 चौक 16 माइनस 5 गुणित 7 प्लस 20। अब गुणा को भाग हल करने के बाद गुणा को 24, 7 पंचे कितना जी 35 प्लस कितना जी 20। अब प्लस प्लस को जोड़ूंगा 24 और 20 कितना हो जाएगा 24 और 20 44 और 44 में 35 घटा दूंगा तो कितना आ जाएगा 9 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 9, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है। किस ऑप्शन में दिया गया है डी में। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे ये रहा सवाल हमारा 90 नंबर का सवाल क्या है, तो 90 नंबर का सवाल देखिए ये प्रक्रिया पर आधारित सवाल है। देखिए दिए गए क्रम को सार्थक क्रम में व्यवस्थित कीजिए, पचाना, पकाना, चबाना, निगलना, स्वाद लेना। तो सबसे पहले हम इसमें से क्या करेंगे, सबसे पहले किसी भी चीज को पकाएंगे, क्या करेंगे जी पकाना, क्या करेंगे पकाएंगे। ठीक है, अब पकाने के बाद ठीक है, पकाने के बाद वो पक गया तो फिर उसको जीभ में डालेंगे, स्वाद पता चलेगा, क्या पता चलेगा स्वाद। तो उसका बाद आ जाएगा स्वाद लेना, उसका बाद क्या आ जाएगा स्वाद लेना, स्वाद। अब स्वाद लिए, चबा लिए, स्वाद लिए, अब उसको चबाएंगे जी, ऐसे चबाएंगे। तो तीसरा में क्या आना चाहिए चबाना, क्या आना चाहिए चबाना। अब आप उसको चबा रहे हो, चबाने के बाद उसको क्या करोगे निगलोगे, क्या करोगे निगलोगे। चौथा में आना चाहिए निगलना, क्या आना चाहिए निगलना। अब उसको निगल गए, इधर अमाशय में चला गया तो फिर छोटी आंत बड़ी आंत होते हुए फिर वो क्या हो जाएगा पचेगा। तो अंतिम में क्या आना चाहिए पचाना, अंतिम में क्या आना चाहिए पचाना। तो ये पकाना कितने नंबर पर है 2, स्वाद लेना कितने नंबर पर है
स्वाद लेना कितने नंबर पर है 5, चबाना कितने नंबर पर है 3, निगलना कितने नंबर पर है 4, और पचाना कितने नंबर पर है 1। 25 341 किसमें है 25 341, ये जो ऑप्शन नंबर बी में दिख रहा है ये बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए प्रश्न 91 नंबर के प्रश्नों को देखते हैं। 91 नंबर का प्रश्न ये रहा, 91 नंबर का प्रश्न। ठीक है, देखिए इस प्रकार के प्रश्नों को ऐसे लिखते हैं CARRROT। ठीक है, इसमें क्या पूछा गया है कि दिए गए प्रश्न में प्रत्येक प्रश्न में अक्षरों के ऐसे कितने जोड़े हैं, युग्म पूछा गया है, जिनके बीच उतने ही अक्षर हैं जितने की वर्णमाला के बीच होता है। उसके बाद क्रमांक लिख लेना है जी, 3 होता है, 1 होता है, 18 होता है, 18 होता है, 15 होता है और क्या होता है 20। फिर दोनों साइड आपको बढ़ते क्रम में जाना है। 3 के बाद 4 5 6 7 8 नहीं मिला, इधर है नहीं। 1 के बाद 2 3 4 5 नहीं मिला, 1 के बाद 2, 18 के बाद 19 20 21 नहीं मिला, इधर तो बड़ा है नहीं, 18 के बाद 19 20 21 ये मिले। एक युग्म बन रहा है, एक युग्म या एक जोड़ा बन रहा है, एक युग्म या एक जोड़ा बन रहा है, तो ऑप्शन इसका राइट उत्तर क्या हो जाएगा ए। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन 92 नंबर का क्वेश्चन क्या है। तो 92 नंबर का क्वेश्चन ये है कि एक बिजनेस कॉन्फ्रेंस में 10 व्यक्तियों ने भाग लिया, प्रत्येक व्यक्ति एक दूसरे से केवल एक बार हाथ मिलाता है, कुल कितनी बार हाथ, 10 लोग हैं पार्टी में और सभी एक दूसरे से हाथ मिला रहे हैं, तो कुल कितना हस्त मिलाप हुआ ये पूछा जा रहा है। तो बेसिक से भी बन जाएगा, वीडियो भी इसका बना के उपलब्ध करा दिया हूँ। इसका बनाने का ट्रिक होता है 1 - 1 क्या करते हैं 2, व्यक्तियों की संख्या 10। अब यहाँ पर लिखूंगा 10 में 1 घटाऊंगा तो कितना जी 9 आ जाएगा, और बटे कितना जी 2, इसको घटाऊंगा तो 5 और 5 निया कितना हो जाएगा 45। तो कितनी बार हस्त मिलाप होगा 45 बार। इस प्रकार से प्रश्न बार बार पेपर में पूछे जाते हैं। उम्मीद है सभी का सही हुआ होगा ये 92 नंबर का प्रश्न। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए 93 नंबर का प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सा संख्या आएगा ये हमें बताना है। चलिए ठीक, यहाँ पर दिया है देखिए 393 और 857, इनका क्या संबंध है। तो ये 3 + 9 + 3 जोड़ूंगा तो 3 और 9 12, 12 और 3 कितना जी 15 हो जाएगा। अब इनको जोड़ूंगा 8 5 और 7 को, 8 और 5 13 और 13 और 7 कितना जी 20। इसमें कितना बढ़ गया है 5 बढ़ गया है, कितना बढ़ गया है 5। तो यहाँ पर दिया गया है 4 6 7। अब इसको 4 + 6 + 7 को जोड़ूंगा तो 4 और 6 10 और 7 कितना जी 17। इसमें कितना बढ़ना चाहिए 5, तो 17 और 5 कितना होना चाहिए 22। किसका योग 22 हो रहा है, इन सबको जोड़ के देखोगे तो देखिए ये जो डी ऑप्शन को हम जोड़ेंगे तो 22 होगा। ये जो 5 8 9 है, 5 और 8 और 9 जोड़ेंगे तो देखिए 22 हो रहा है कि नहीं है। 5 और 8 13 और 13 और 9 कितना 22। तो राइट उत्तर हो जाएगा, यहाँ पर जो लिखा है डी में वो राइट उत्तर हो जाएगा। चलिए 94 नंबर के प्रश्नों को देखते हैं। 94 नंबर का प्रश्न, कथन कोई शिक्षक साइकिल पर विद्यालय नहीं आता है। ठीक है, दूसरा आनंद साइकिल पर विद्यालय आता है। ठीक है, अब कोई भी शिक्षक साइकिल पर विद्यालय नहीं आता है। अब निष्कर्ष आनंद शिक्षक नहीं है। ठीक है, तो आनंद साइकिल पर विद्यालय आता है, आनंद शिक्षक नहीं है। ठीक है, तो कोई भी शिक्षक साइकिल पे नहीं आता है, जबकि आनंद आता है तो आनंद शिक्षक नहीं है। दूसरा आनंद विद्यार्थी है, गलत। आनंद विद्यार्थी है कि वहां का स्कूल का कोई भी कर्मचारी है, कोई बाहरी व्यक्ति है, कुछ पता चल रहा है क्या, नहीं। तो यहाँ पर राइट उत्तर हो जाएगा केवल निष्कर्ष 1 निकलता है। चलिए आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। ये जो 95 नंबर का क्वेश्चन क्या है,
देखिए 95 नंबर के क्वेश्चन पर ध्यान से देखते हैं। बड़े अक्षरों में एक शब्द दिया गया है, इसके पश्चात 4 उत्तर के रूप में दिए गए हैं। दिए गए अक्षरों को मिलाकर इनमें से केवल एक शब्द बना सकते हैं, उस शब्द को चयन कीजिए। ठीक है, क्या शब्द बनाया जा सकता है उसको हम चयन करते हैं। देखिए मूल शब्द में, देखिए मूल शब्द में कहीं पर भी ई नजर आ रहा है क्या? नहीं, या नहीं बना सकते। मूल शब्द में कहीं पर भी यू नजर आ रहा है क्या? यू नहीं बना सकते। अब इसको देख लेते हैं। ओ पी आई, आई भी है, एन एन आई ओ एन, यह बनाया जा सकता है, बनाया जा सकता है। यहां पर देखेंगे मूल शब्द में, देखो ये एन, ठीक है, ए टी आई ओ एन, मूल शब्द में कहीं पर एन दिख रहा है क्या? नहीं, ये भी नहीं बना सकते। तो ये जो है सी ऑप्शन वो बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, ये हमारा अगला क्वेश्चन, व्हाट्सएप संदेश किस प्रकार के संचार का उदाहरण है? तो व्हाट्सएप में संदेश भेजते हैं, तो ये लिखित संचार का उदाहरण है। ये तो सबको बन गया है, किसका उदाहरण है जी? लिखित संचार का उदाहरण है। अगला क्वेश्चन 97, दूसरों को सुनते समय हमें यह नहीं करना चाहिए, उत्तर देना चाहिए। दूसरे को सुन रहे हो तो उत्तर देने लगोगे क्या? दूसरा ऑप्शन, हाँ या ना में सिर हिलाना चाहिए। संदेश का व्याख्या, तुरंत प्रक्रिया व्यक्त करना। तो हमें ये पूछा है क्या नहीं करना चाहिए, तो तुरंत प्रतिक्रिया व्यक्त नहीं करना चाहिए। कोई बीच में बोल रहा है, आप उसको सुन रहे हो तो टाँ 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 चपर 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 नहीं करना चाहिए। छत्तीसगढ़ी में यही बोल रहा है। ठीक है, तो ये उत्तर डी राइट उत्तर हो जाएगा। चलिए 98 नंबर के प्रश्न क्या है देख लेते हैं। 98 नंबर का प्रश्न देखिए, कथन में सुर का बदलना संचार कौशल में कहलाता है। जैसे भी हम बोलते हैं, कहीं ये जो सुर है कहीं तेज होता है, कहीं धीमी होता है। लय में जैसे गाना वाना गाते हैं तो लय होता है, तो वो क्या कहलाता है? तो वो कहलाता है सहभाषा कहलाता है। क्या कहलाता है? सहभाषा कहलाता है। चलिए अगला 99 क्वेश्चन, आई कांटेक्ट किस प्रकार का, किस संचार का हिस्सा है? तो आई कांटेक्ट, आई में ये इशारों में बात होता है। इशारों हम समझ रहे हैं ना, इशारा। ओ तो इशारों में तो ये गैर लिखित संचार है। क्या है? गैर लिखित संचार है। और अंतिम 100 नंबर का प्रश्न क्या है ये हम देख लेते हैं। 100 नंबर का प्रश्न ये रहा हमारा 100 नंबर का, यदि किसी जगह कुछ लड़के और कुत्ते हैं, यदि कुल सिरों की संख्या 7 और कुल पैरों की संख्या 20 हो तो बतलाइए वहां कितने लड़के और कितने कुत्ते हैं। तो दो प्रकार से, एक तो 4 पैर वाले, देखो एक तो 4 पैर वाले जानवर 4 पैर वाले जानवरों की संख्या ज्ञात करने के लिए एक तरीका बतलाया था। जितना भी पैर दिया है उसको 2 से भाग देना है, और जितना सिर दिया है उसको घटा दोगे तो निकल जाएगा 4 पैर वाले जानवरों की संख्या। ये हमेशा याद रखना है शॉर्टकट बनाने के लिए। और 2 पैर वालों में यहाँ सिरों की संख्या में 2 गुणा कर देना। तो पैर कितना दिया है? पैर कितना दिया है जी? 20, और सिर कितना दिया है? 7। तो 20 को 2 से भाग देंगे और क्या घटाएंगे? 7। तो घटाऊंगा तो 10, 10 में से 7 घटाऊंगा तो 3। अब ये 3 किसका संख्या है? 3 जिसके 4 पैर हैं। कितने पैर वाले जी? 4 पैर वाले। तो 4 पैर यहाँ किसका है? कुत्ता का है। तो यहाँ कुत्तों की संख्या कितनी हो जाएगी? कुत्तों की संख्या 3 हो जाएगी। और 7 सिर है, मतलब 7 जानवर हैं, तो बाकी 4 क्या हो जाएंगे? 4 क्या हो जाएंगे? लड़के हो जाएंगे। अब देखो ऐसा ऑप्शन किसमें दिया है? 4 लड़के और 3 कुत्ते। ये ऑप्शन नंबर सी में दिया है, ये बिल्कुल राइट है। इस प्रकार से हमारा पुलिस आरक्षक का ये जो अंतिम प्रहार का टेस्ट सीरीज
मेगा 1 और मेगा 2 समाप्त होता है। हमने अपनी ईमानदारी से अपनी कोशिश किया है। यदि वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करना है। और हमारी चंद्रहासिनी एकेडमी की तरफ से आप सभी परीक्षार्थियों को शुभकामनाएं हैं कि भगवान आपके वर्दी पहनने के सपने को साकार करे। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।